हर एक दिन मैं या तो खुद को खतरे में डाल रहा होता हूँ या फिर उसी की तरफ जा रहा होता हूँ। एक बार मैं प्रोफेसर ली की मदद करते हुए लैब केमिकल्स अरेंज कर रहा था और गलती से एक टॉक्सिक गैस बना दी। पूरी क्लास सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। नया रूल बना, स्टूडेंट्स बिना ऑथराइजेशन के केमिकल्स मिक्स नहीं करेंगे। फिर मैंने डॉर्म के ड्रेन्स अनक्लॉग करने की कोशिश की, बस एक गलती हुई और आधी बिल्डिंग गिर गई। नया रूल बना, स्टूडेंट्स डॉर्मिटोरी ड्रेन साफ करने के लिए केमिकल एजेंट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर किसी तरह दीवार पार करके क्लास बंक करने गया और सीधा क्राइम सीन में घुस गया। नया रूल बना, स्टूडेंट्स कैंपस की वॉल्स क्लाइम नहीं करेंगे या रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में एंटर नहीं करेंगे। ये सब इसलिए क्योंकि मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर पेलियोंटोलॉजी डिपार्टमेंट के इकलौते स्टूडेंट के बॉडी में जागा था। मुझे कैंपस वॉच नाम के कैंपस लाइव स्ट्रीम शो में डाल दिया गया और गलती से एक स्पेशल एबिलिटी ट्रिगर हो गई, कैंपस रूल सिस्टम। हर बार जब मेरी वजह से स्कूल कोई नया रूल ऐड करता, मुझे एक ड्रॉ चांस मिलता। उस दिन के बाद वेस्ट यूनिवर्सिटी की रिडिकुलस रूल बुक 20 रूल्स से बढ़कर 200 हो गई। पूरा कैंपस मुझसे रुकने की भीख मांगने लगा, लेकिन कोई मुझे रोक नहीं सकता था। फ्री ड्रॉ चांसेस, हाँ, मैं वो छोड़ने वाला नहीं था। एक दिन प्रोफेसर ली के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मैं कैंपस के अनडेवलप्ड जोन में सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करने गया ताकि अगले हफ्ते की सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस क्लास की प्रिपरेशन हो सके। मैं गाना गुनगुनाते हुए मिट्टी खोद रहा था, तभी एक जोरदार बूम हुआ और मैं गायब। पूरा एरिया आग में उड़ गया और स्कूल सीधा हेवन पहुंच गया। तभी नीचे से एक भारी क्लैंक की आवाज आई जिसने मेरी हथेलियों तक झटका भेज दिया। मार्कस कैमरा लेकर झुकता है। भाई, तूने अभी क्या हिट किया? मैं सिर हिलाता हूँ और शवल से आसपास की लूज डर्ट और डिब्री हटाने लगता हूँ। धीरे धीरे एक कर्व्ड और बुरी तरह कोरोडेड मेटल पीस नजर आने लगता है। मैं नीचे झुककर ध्यान से देखता हूँ। उसका शेप बिल्कुल वैसा था जैसे वॉर मूवीज में दिखने वाले एंटी पर्सनल लैंडमाइंस। और ये स्कूल एक पुराने अबैंडन्ड बैरियल ग्राउंड के ऊपर बना था। क्या सच में यहाँ वॉर एरा रेमनेंट्स दबे हो सकते हैं? मेरा पेट अंदर से बैठ गया। नहीं यार, मैं इतना अनलकी नहीं हो सकता। क्या मैंने सच में एक लैंडमाइन खोद निकाली? तभी मुझे वो सॉन्ग याद आया जो मैं अभी ब्लोइंग थिंग्स अप के बारे में गुनगुना रहा था और एक ठंडी सिहरन धीरे धीरे मेरी रीढ़ में चढ़ गई। मार्कस कई कदम पीछे हट गया। ओ हेल भाई, मेरे साथ मजाक मत कर। मेरी अभी तक पहली गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। इस वक्त लाइव स्ट्रीम के 1000 से ज्यादा व्यूअर्स पूरी तरह पागल हो चुके थे। व्यूअर काउंट +1 नोटिफिकेशंस लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे। क्या ये डीन के लिए टीचर्स डे गिफ्ट है? रिलैक्स, वो एंटी टैंक माइन है। इतना छोटा बम्प उसे ट्रिगर नहीं करेगा। मैं बचपन में ग्रेनेड को हैमर की तरह इस्तेमाल करता था। बाद में पता चला वो क्या था तो मेरी सोल ही बॉडी छोड़ने वाली थी। वो कुछ भी नहीं। हमारे गांव में ओल्ड मैन वांग ने अपने घर के बाहर 3 टन्स आर्टिलरी शेल्स दबा रखे थे। उस रोड को मिरेकल हाईवे कहते हैं। मैं मार्कस को इग्नोर करके सीधे पिट में कूद गया और एक छोटी ब्रश से आसपास की मिट्टी साफ करने लगा। थोड़ी देर बाद सॉइल के अंदर से एक नॉब जैसी मेटल शेप बाहर आने लगी। मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत प्रोफेसर ली को कॉल लगाया। प्रोफेसर ली, मुझे लगता है मैंने एक लैंड माइन खोद निकाली है। कैंपस के राइट साइड वाले वेस्टलैंड में हूँ। ऊपर रेज ट्रिगर मैकेनिज्म भी है। उनकी आवाज तुरंत टेंस हो गई। उसे दोबारा टच मत करना, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोलकर उन्होंने कॉल काट दिया। 15 मिनट से भी कम समय में प्रोफेसर ली भागते हुए पहुंच गए। उन्होंने चेहरे का पसीना तक नहीं पहुंचा। वो नीचे क्राउच होकर उसे ध्यान से देखने लगे। काफी देर बाद उन्होंने एक छोटी ट्रैवल से मिट्टी हटानी शुरू की। मार्कस और मैं पीछे हट गए, किसी भी वक्त एक्सप्लोजन होने की तैयारी में, लेकिन ब्लास्ट कभी हुआ ही नहीं। कुछ केयरफुल स्कूप्स के बाद उन्होंने उसे आसानी से बाहर निकाल लिया। चिंता की बात नहीं है, ये बस प्रेशर कुकर का लाइट है। मैं उसे हाथ में लेकर देखता हूँ और एक तरफ फेंक देता हूँ। आखिर कौन यहाँ पॉट लिड फेंकता है? प्रोफेसर ली बस हंसते हुए सिर हिला देते हैं। सेफ रहना बेहतर है, सैम्पलिंग जारी रखो ध्यान से। और इतना कहकर वो चले गए। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स हंस हंस कर मरने की हालत में थे। व्यूअरशिप फिर से स्पाइक कर गई। भाई को कुकिंग स्कूल में काम करना चाहिए, लोग खुद पॉट लिड्स डिलीवरी कर रहे हैं। मुझे सच में लगा था वो सॉन्ग सच होने वाला है। पूरा स्कूल बूम होने वाला था और निकला सिर्फ एक लिड। मार्कस अब खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। मैं उसे घूर कर देखता हूँ। इतना हंस क्या रहा है? यहाँ आ और डिगिंग कर। वो मुंह बनाता है। मैं कैमरामैन हूँ, ये तेरा असाइनमेंट है, मेरा नहीं। मैं वापस पिट में कूद जाता हूँ। बकवास बंद कर, वहाँ जाकर डिगिंग कर वरना आज अपना डिनर खुद ढूंढना। इतना सुनते ही वो चुप हो गया। उसने दुखी चेहरे के साथ शवल उठा लिया। कैंपस वॉच एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक शो था। 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था जिन्हें 24 घंटे फॉलो और लाइव स्ट्रीम किया जाना था। 2 महीनों के अंत में जिस स्टूडेंट की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप होगी उसे बड़ा एजुकेशन ग्रांट मिलेगा। हर कैमरामैन के पास हिडन कैमरा होता था और पूरे ड्यूरेशन में मार्कस को वहीं खाना, सोना और रहना पड़ता था जहां मैं रहता था। इसीलिए अगर मैं उसे खाना नहीं दूं तो वो भूखा रहेगा। बात इतनी सिंपल थी और यही वजह थी कि वो मजबूरी में शवल उठाकर मेरे साथ डिगिंग करने लगा। मैं अपने होल को घूरता हूँ। मैं मानने को तैयार नहीं था कि मेरी लक इतनी खराब हो सकती है। आज मुझे कुछ असली मिलने वाला है। मैं लगातार शवल चलाता रहता हूँ, लेकिन 5 मिनट्स भी नहीं बीते थे कि नीचे से पहले से ज्यादा भारी और सॉलिड क्लैंक की आवाज गूंज उठी। मैं तुरंत बहुत सावधानी से मिट्टी हटाने लगा। मार्कस ने आवाज सुनी और भाग कर आ गया। भाई प्लीज बोल दे, ये एक और पॉटलेट नहीं है। अब तक मेरे हाथ कांपने लगे थे। उसका शेप, उसकी स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल वही था जो मैंने मिलिट्री मैगजीन्स में देखा था। एक एरियल बॉम्ब। मार्कस पूरी तरह फ्रीज हो गया। होली, ये तो सच में बॉम्ब है। मैं जवाब तक नहीं दे पाया, बस उसे घूरता रह गया। मैंने तुरंत प्रोफेसर ली को फिर कॉल किया। मुझे लगता है इस बार सच में रियल बॉम्ब मिला है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। अभी तो हमने एक चीज हैंडल की थी, वो प्रेशर कुकर लिड था। मेरा रोने का मन करने लगा। मुझे दूसरा मिला है। इस बार बॉडी और टेल फिन्स भी हैं। फोन से एक लंबी थकी हुई सांस सुनाई दी। वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। इस बार प्रोफेसर ली पहले से भी तेजी से पहुंचे। वो झुक कर देखते हैं और उनका एक्सप्रेशन तुरंत जम जाता है। उन्होंने तुरंत फोन निकाला और कॉल लगाया। डीन कार्टर, हमारे पास सिचुएशन है। पेलियोंटोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट लियम ऐसी चीज खोद कर निकाल लाया है जो एरियल बॉम्ब लग रही है। दूसरी तरफ डीन कार्टर की आवाज तुरंत टूट गई। क्या असली एरियल बॉम्ब? कोई हिलेगा नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। कॉल खत्म होते ही डीन कार्टर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उनके पीछे वाइस डीन और कैंपस सिक्योरिटी भी थे। जैसे ही उन्होंने पिट के अंदर देखा, उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और फिर अपने असिस्टेंट पर चिल्लाए, अभी के अभी पूरी कैंपस सिक्योरिटी यहाँ बुलाओ। कोई भी इस एरिया के पास नहीं आएगा। हर डिपार्टमेंट को बोलो स्टूडेंट्स को वेस्टलैंड से दूर रखें। कुछ ही मिनट्स में कैंपस
सिक्योरिटी स्प्रिंट करते हुए पहुंच गई और पूरे एरिया के चारों तरफ पेरीमीटर सेट करने लगी। कैंपस के दूसरे साइड पर स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया जाने लगा। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स ये सब रियल टाइम में देख रहे थे और उसी पल व्यूअरशिप एक्सप्लोड होकर 10,000 पार कर गई, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे पहले से पता था स्कूल उड़ाने वाला वो सॉन्ग कर्स्ड है। लियम अगर ऐसी चीज खोद निकाले तो स्कूल उसे डिमेरिट देगा या मेडल। तभी कई पुलिस कार्स चीखती हुई वहां आकर रुकी। डोर्स पूरी तरह रुक भी नहीं पाए थे कि वाइपर स्क्वाड के कैप्टन जैंग आगे बढ़े। यहाँ कौन इंचार्ज है? सिचुएशन क्या है? डीन कार्टर तुरंत आगे आए। मैं इस यूनिवर्सिटी का डीन हूँ। हमारे एक स्टूडेंट को शायद एरियल बॉम्ब मिला है, कृपया देखिए। कैप्टन जैंग बिना हिचकिचाए सीधे पिट की तरफ बढ़ गए और हाथ से सबको सेफ डिस्टेंस बनाए रखने का इशारा किया। हम बिना दोबारा बोले 10 मीटर पीछे हट गए। उन्होंने रेडिएशन डिटेक्टर निकाला और मेटल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमते हुए हर एंगल स्कैन करने लगे। नो एनोमलीज डिटेक्टेड। फिर उन्होंने एक्सरे बैक स्कैटर इमेजिंग सिस्टम एक्टिवेट किया। उनके पीछे खड़ा ऑपरेटर रिपोर्ट देने लगा। इंटीरियर हॉलो है, कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल डिटेक्ट नहीं हुआ। स्ट्रक्चरल प्रोफाइल एक हाई प्रेशर कंटेनर से मैच करता है। कैप्टन जैंग ने टीम को केमिकल स्निफ एनालिसिस करने का सिग्नल दिया। कई ऑफिसर्स ने रस्ट पार्टिकल्स और एयर सैंपल्स कलेक्ट किए और एनालिसिस शुरू किया। 1 मिनट बाद ऑफिसर ने रिपोर्ट दी, कोई टीएनटी या एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स डिटेक्ट नहीं हुए। मेन कंपोनेंट्स आयरन ऑक्साइड और सल्फाइड कंपाउंड्स हैं, लॉन्ग टर्म बैरियल करोशन बाय प्रोडक्ट्स। कैप्टन जैंग ने सिर हिलाया, शवल उठाया और खुद डिगिंग शुरू कर दी। कुछ ही मोमेंट्स में उन्होंने एक हेवीली रस्टेड गैस कैनिस्टर बाहर खींच लिया। डीन कार्टर, कंफर्म हो गया है, ये सेफ है। अगर और कुछ नहीं है तो हम निकलते हैं। डीन कार्टर तुरंत आगे बढ़े और उनका हाथ पकड़ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिसर्स। सच में छोटी सी बातचीत के बाद पुलिस कार्स एक एक करके कैंपस से निकल गईं। डीन कार्टर ने सिक्योरिटी को पेरीमीटर हटाने का सिग्नल दिया, फिर मेरी तरफ आए। तो तुम लियम हो, काफी शार्प किड हो। अब चिंता की कोई बात नहीं, वापस अपने काम पर लग जाओ। पढ़ाई पीछे नहीं रहनी चाहिए। हमारा पेलियोंटोलॉजी प्रोग्राम तुम पर डिपेंड कर रहा है। मैं मुस्कुराने लगा। थैंक यू डीन कार्टर। उन्होंने सिर हिलाया और अपनी टीम के साथ चले गए। प्रोफेसर ली भी जाने से पहले रुके और मुझे घूर कर बोले, मुझे सच में लगा था तुम स्कूल उड़ाने वाले हो। फिर उन्होंने लंबी सांस ली। ठीक है, काम जारी रखो, कुछ भी मिले तो मुझे कॉल करना। इतना कहकर वो भी चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा, फिर वापस पिट की तरफ मुड़ा। नो वे, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इतनी बड़ी जमीन में एक भी असली चीज नहीं मिल सकती क्या? आज मैं और ये होल युद्ध करेंगे। मैं हाथ रगड़ता हूँ और फिर से शवल उठाता हूँ, लेकिन मुश्किल से 3 मिनट्स बीते थे कि वही फेमिलियर मेटालिक क्लैंग फिर गूंज उठी। मैं चिढ़कर भौहें सिकोड़ता हूँ। सीरियसली, इस बार क्या है? वॉक, एनामल बेसिन? आखिर कौन अपनी पूरी एंसेस्ट्रल किचन यहाँ दबा कर गया है? 2 फॉल्स अलार्म्स के बाद मैंने इरिटेशन में शवल पूरी ताकत से आसपास की मिट्टी में घुसा दी और कई बार उस मेटल ऑब्जेक्ट से टकरा गया। हर डल थड खुले मैदान में तेज गूंजने लगी और तभी अचानक मेरे दिमाग के अंदर एक ठंडी मैकेनिकल वॉइस सुनाई दी। प्लेयर्स कंटिन्यूअस डेथ डिफाइंग बिहेवियर डिटेक्टेड, एक्टिवेशन कंडीशंस मेट, सिस्टम बाइंडिंग इन प्रोग्रेस। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने एक ग्लोइंग ब्लू वर्चुअल पैनल प्रकट हो गया। मेरा पूरा शरीर वहीं जम गया। शवल उस मेटल ऑब्जेक्ट से बस कुछ इंचेस दूर था। मैं पैनल को घूरता हूँ और मेरा खून जम जाता है। व्हाट द 500 किलोस एरियल बॉम्ब कंटेनिंग 300 किलोग्राम्स ऑफ टीएनटी। मुझे याद आया कि अभी मैं उसे बार बार शवल से मार रहा था और मेरे शरीर का हर बाल खड़ा हो गया। अगले ही सेकंड में रियलिटी में वापस आया। मैंने तुरंत मार्कस को पकड़ा जो अभी भी शॉक में खड़ा था और हम भागने लगे। हम तब तक नहीं रुके जब तक कई 100 मीटर्स दूर नहीं पहुंच गए। मार्कस बुरी तरह हाँफ रहा था। भाई अभी क्या हुआ? मैं उसे ग्रिम स्माइल के साथ देखता हूँ। अगर मैं कहूँ कि इस बार सच में रियल एरियल बॉम्ब मिला है तो मानेगा? उसने तुरंत सिर हिला दिया। लाइव स्ट्रीम की व्यूअरशिप लगातार बढ़ रही थी। चैट पूरी तरह जोक्स से भरी हुई थी। लो फिर शुरू हो गया। एक्सप्रेशन तो रियल लग रहा है, लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट को एरियल बॉम्ब्स के बारे में क्या पता? खुद ही डर गया होगा। प्राइस क्वेश्चन, इस बार गैस कैनिस्टर निकलेगा या ऑक्सीजन टैंक? मार्कस का चेहरा देखकर मैं खुद पसीने में भीग चुका था। मैंने फिर प्रोफेसर ली को कॉल किया। उनकी आवाज थकी हुई और सपाट थी। लियम अब क्या? मत बोलना कि फिर बॉम्ब मिला है। मेरी आवाज कांप रही थी। प्रोफेसर ली, इस बार असली है। 500 कीजो एरियल बॉम्ब। कुछ सेकंड की चुप्पी रही। मैं आ रहा हूँ। उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। कुछ ही देर बाद वो दौड़ते हुए पहुंच गए। उन्होंने दूर से एक नजर डाली और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत डीन कार्टर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उनका चेहरा और पीला पड़ गया। उन्होंने सीधे इमरजेंसी सर्विसेज डायल कर दी। ज्यादा देर नहीं लगी और पुलिस कार्स फिर वेस्टलैंड के किनारे आकर रुक गईं। कैप्टन जैंग अभी व्हीकल से उतरे भी नहीं थे कि प्रोफेसर ली तेजी से उनके पास पहुंचे। ऑफिसर्स, आपको दोबारा बुलाने के लिए माफ कीजिए, लेकिन इस बार जो मिला है वो सच में एरियल बॉम्ब हो सकता है। कैप्टन जैंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और सीधे पिट की तरफ बढ़ गए। उन्होंने कुछ सेकंड्स तक नीचे झुककर देखा, फिर तुरंत सीधा खड़े होकर जोर से हाथ घुमाया। सब लोग 100 मीटर्स पीछे हटो, लेवल 2 सिक्योरिटी पेरीमीटर एस्टैब्लिश करो। हम बिना एक सेकंड गंवाए पीछे भाग गए। वहीं दूसरी तरफ उनकी टीम पूरी स्पीड से काम में लग गई। सेफ डिस्टेंस पर डिटेक्शन इक्विपमेंट सेट किया गया और एक रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट धीरे धीरे पिट की तरफ बढ़ाया गया। कुछ ही मोमेंट्स में इंस्ट्रूमेंट से तेज अर्जेंट अलार्म्स गूंजने लगे। एक स्क्वाड मेंबर जोर से रीडिंग्स पढ़ने लगा। रेडिएशन लेवल्स एबनॉर्मल, इंटरनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल एक्सेस और कंपार्टमेंट्स डिटेक्टेड, टीएनटी और आरडीएक्स ट्रेसेस कंफर्म। इसके अंदर डेफिनेटली लाइव एक्सप्लोसिव मौजूद है। जैसे ही वो शब्द सुनाई दिए, कैप्टन जैंग तुरंत खड़े हो गए और पूरी ताकत से दहाड़े, सब लोग 500 मीटर्स पीछे हटो अभी। उन्होंने तुरंत रेडियो निकाला, इमरजेंसी चैनल पर स्विच किया और कमांड सेंटर को अर्जेंट रिपोर्ट भेज दी। दिस इज वेस्ट शोर यूनिवर्सिटी, अनडेवलप्ड जोन कंफर्म्ड, लार्ज अनएक्सप्लोडेड एरियल बॉम्ब डिस्कवर्ड, एस्टिमेटेड वेट 500 किलोग्राम, कंटेन्स टीएनटी एंड आरडीएक्स, रेडिएशन रीडिंग्स एबनॉर्मल, फ्यूज कंडीशन अनस्टेबल, रिक्वेस्टिंग हाईएस्ट लेवल इमरजेंसी रिस्पांस, 3 किलोमीटर रेडियस सील ऑफ करो, सभी पर्सनल को तुरंत इवैक्यूएट करो। रिपोर्ट खत्म करते ही वो प्रोफेसर ली की तरफ घूमे और चिल्लाए, कैंपस के हर स्टूडेंट को अभी बाहर निकालो। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स पूरी तरह स्टन्ड रह गए। क्या ये सच में 500 किलो एरियल बॉम्ब है? वो चीज पूरी यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट फ्लैटन कर सकती है। क्या लियम का मुंह किसी हायर पावर ने ब्लेस किया है? इस स्पीड से तो स्कूल को जल्द ही बहुत ज्यादा ओपन स्काई देखने को मिलेगा। गॉड ब्लेस द इंटरनेट। हम लिटरली लाइव बॉम्ब डिस्कवरी देख रहे हैं। दूसरी तरफ ग्राउंड पर प्रोफेसर ली बार बार डीन कार्टर को कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन में पैर पटकने
लिखने लगे। फिर उन्होंने फैकल्टी ग्रुप चैट खोला और वॉइस मैसेज बटन दबा दिया। सभी फैकल्टी ध्यान दें, अनडेवलप्ड जोन में हाई डेंजर एक्सप्लोसिव मिला है। आपके आसपास जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तुरंत मूव कराइए, जल्दी लेकिन कामली इवैक्यूएट करके जेड लेक पार्क पहुंचाइए, जो 3 किलोमीटर दूर है। उस मैसेज के जाते ही स्टूडेंट्स एकेडमिक बिल्डिंग से बाहर निकलने लगे। फिर लाइब्रेरी, डॉर्म्स और कैफेटेरिया से भी भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ से स्टूडेंट्स कैंपस एग्जिट की तरफ भागने लगे। टीचर्स उन्हें गाइड कर रहे थे। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि ब्रॉडकास्ट टावर के ऊपर से एयर रेड सायरन गूंज उठा। उसी समय नियर बाय वाइपर स्क्वाड के रेडियोस लगातार इनकमिंग रिपोर्ट से क्रैकल करने लगे। CBRN यूनिट एडवांस टीम ऑन साइट, सिटी इमरजेंसी कमांड व्हीकल इन पोजीशन, 3 किलोमीटर पेरिमीटर इनिशियल लॉकडाउन कंप्लीट, नियर बाय रेजिडेंशियल एरियाज इवैक्यूएट करने के लिए टीम्स डिप्लॉय कर दी गई हैं। अब तक पूरा वेस्टलैंड पुलिस व्हीकल से घिर चुका था। तभी सिटी पुलिस के कमिश्नर चैन वहां पहुंचे। वो सीधे कमांड व्हीकल की तरफ बढ़े और ब्रीफिंग मांगी। कैप्टन जैंग तुरंत आगे आए। प्रिलिमिनरी असेसमेंट, ये वर्ल्ड वॉर 2 एरियल बॉम्ब है। केसिंग बुरी तरह करोडेड है। फ्यूज कंडीशन अननोन है। ऑन साइट डिसआर्मिंग एक्सट्रीमली रिस्की होगा। अगर हम इसे सेफ जोन तक ट्रांसपोर्ट करके कंट्रोल डेटोनेशन करें तो वो सेफर ऑप्शन होगा। कमिश्नर चैन ने भौहें सिकोड़कर सोचना शुरू किया, लेकिन ये सुनते ही मैं जोर से बोल पड़ा, आप उस बॉम्ब को मूव नहीं कर सकते। कमिश्नर चैन ने मेरी तरफ घूर कर देखा। ये बच्चा कौन है? कैप्टन जैंग तुरंत बोले, ये लियम है, वही स्टूडेंट जिसने बॉम्ब खोदा था। कमिश्नर चैन झल्ला कर बोले, रिडिकुलस, ये स्टूडेंट अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? इसे तुरंत बाहर निकालो। कैप्टन जैंग शायद सोच रहे थे कि मैं शॉक में हूँ, इसलिए वो जल्दी से मेरे पास आए। लियम, चिंता मत करो, हमारे प्रोफेशनल्स इसे हैंडल कर लेंगे। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाया। आप लोग इस बॉम्ब को पहचान नहीं रहे। ये जर्मन SC-500 है, एक स्पेशल मॉडिफाइड वेरिएंट। इसे स्पेसिफिकली रीइंफोर्स्ड फोर्टिफिकेशंस डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया था। 70 से ज्यादा साल अंडरग्राउंड रहने के बाद मेटल फैटीग और कोरोजन ने इसके फ्यूज को बेहद सेंसिटिव और फ्रेजाइल बना दिया है। जिस पल आप इसे मूव करेंगे, फ्यूज ट्रिगर होकर वहीं डेटोनेट हो सकता है। अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान ब्लास्ट हुआ तो मैक्सिमम ब्लास्ट फोर्स मिलेगा। डैमेज कैलकुलेशन से बाहर होगा। मेरी बात खत्म होते ही वहां मौजूद हर इंसान पत्थर की तरह जम गया। प्रोफेसर ली धीरे से मेरी तरफ झुके। लियम, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें ये सब नॉलेज है, लेकिन पहले 2 बार तुम कुछ पहचान क्यों नहीं पाए? मैंने सिर खुजलाया। मैंने इस एग्जैक्ट बॉम्ब मॉडल के बारे में एक बार पढ़ा था। एक मिलिट्री रेफरेंस बुक में पूरा टेक्निकल ब्रेकडाउन था। मेरे शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि कैप्टन जैंग घूमे और सीधे इमरजेंसी कॉम्स व्हीकल की तरफ दौड़ पड़े। 10 मिनट्स बाद वो एक प्रिंट आउट लेकर वापस आए। लियम ने जो कुछ कहा सब परफेक्टली मैच करता है। मैं आगे बढ़ा। अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कंट्रोल डेटोनेशन यही करना होगा। ये सुनते ही डीन कार्टर के घुटने लगभग जवाब दे गए। वो गिरते गिरते बचे। कमिश्नर चैन ने कैप्टन जैंग की तरफ देखा। ऑन साइट डेटोनेशन को लेकर तुम कितने कॉन्फिडेंट हो? कैप्टन जैंग ने दांत भींच लिए। सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव जो मैंने हैंडल किया था वो 100 किलो था। 500 किलो के मामले में पूरे देश में मुश्किल से कुछ एक्सपर्ट्स होंगे। मैं इसे डिसार्म करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तुरंत बीच में रोक दिया। नहीं, आप खुद को मरवा लेंगे। कमिश्नर चैन ने मेरी तरफ देखा। लियम, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बोलो। मैंने धीरे से लंबी सांस ली। मेरा रिकमेंडेशन कंट्रोल्ड ऑन साइट डेटोनेशन है। सही प्रिपरेशन के साथ डैमेज मिनिमाइज किया जा सकता है। मेरे पास एक प्लान है। कोर आइडिया है कंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज और फुल पेरीमीटर प्रोटेक्शन। मैं कमांड व्हीकल के पास गया, टैक्टिकल टैबलेट उठाया और एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना शुरू किया। लेयर 1 कोर ब्लास्ट जोन। बॉम्ब पिट के चारों तरफ 8 मीटर डीप ट्रेंच खोदो। इनर वॉल्स 60 डिग्री एंगल पर होंगी। ब्लास्ट कट ट्रेंच। एरियल बॉम्ब को नीचे तक उतारो। फिर 1 मीटर फ्लेक्सिबल एनर्जी अब्सॉर्बिंग सैंड बैग्स और लेयर्स भरो। उसके ऊपर 5 मीटर वेट सैंड डालो। आखिर में हेवी स्टील मैश पैनल से कवर करो ताकि शॉक वेव सीधे ऊपर स्काई की तरफ जाए। लेयर 2 साइज्मिक आइसोलेशन। 8 मीटर डीप और 3 मीटर वाइड रिंग ट्रेंच बेडरॉक तक खोदो जो साइज्मिक वेव को आउटवर्ड फैलने से पहले कट ऑफ कर दे। इससे एकेडमिक बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चरल डैमेज मिनिमम होगा। लेयर 3 शॉक वेव और फ्रैगमेंटेशन कंट्रोल। आउटर ट्रेंच के चारों तरफ 200 टन सैंड बैग्स और वाटर बैरियर स्टैक करो। ये शॉक वेव अब्सॉर्ब करेंगे और रेडियो एक्टिव डस्ट ट्रैप करेंगे। और जब इमल्शन एक्सप्लोसिव चार्जेस प्लेस करो तो ध्यान रहे प्राइमरी ब्लास्ट फोर्स ऊपर स्काई की तरफ डायरेक्ट हो। पूरा एरिया अचानक साइलेंस में डूब गया। हर इंसान मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं किसी साइंस फिक्शन फिल्म से बाहर निकल कर आया हूँ। कैप्टन जैंग ने जोर से अपनी थाई पर हाथ मारा और एक्साइटमेंट में चिल्ला उठे, ये लड़का जीनियस है। ये प्लान काम करेगा। ये ब्लास्ट मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और साइज्मिक कंट्रोल डिफेंस सिस्टम्स का परफेक्ट इंटीग्रेशन है। इसकी थिंकिंग मिलिट्री ग्रेड लेवल की है। कमिश्नर चैन ने बिना एक सेकंड गंवाए फैसला सुना दिया। हम यही प्लान फॉलो करेंगे। हमारे पास जितने भी इंजीनियरिंग रिसोर्सेज हैं सब मोबिलाइज करो। प्रोटेक्शन सिस्टम जितनी जल्दी हो सके बिल्ड करो। ऑर्डर जाते ही वेस्ट शोर यूनिवर्सिटी पूरा का पूरा फुल स्केल कंस्ट्रक्शन साइट बन गया। हर तरफ मशीन्स, इंजीनियर्स और इमरजेंसी टीम्स दौड़ रही थीं। 3 आवर्स बाद कैप्टन जैंग मेरे पास आए और रिपोर्ट दी, ऑल सिस्टम्स रेडी। कमिश्नर चैन ने तुरंत इवैक्यूएशन ऑर्डर दे दिया। मैं मेन ग्रुप के साथ जेड लेक पार्क की तरफ निकल गया जो 3 किलोमीटर दूर था। कमिश्नर चैन ने धीरे से अलर्ट सायरन एक्टिवेट किया। उसकी पियर्सिंग आवाज पूरे पार्क में गूंज उठी। अगले ही पल वेस्ट शोर यूनिवर्सिटी की दिशा से एक मैसिव ब्लास्ट हवा को चीरता हुआ उठा। एक जायंट मशरूम क्लाउड आसमान में जा घुसा। एक्सप्लोजन पल भर में खत्म हो गया। किस्मत अच्छी थी कि हम काफी दूर थे। बस मिट्टी और पत्थरों के छोटे टुकड़े हमारी तरफ गिरे। कोई घायल नहीं हुआ। जब शुरुआती केओस शांत हुआ तो हर चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था, प्योर एग्जॉस्टेड रिलीफ। तभी कमांड व्हीकल के अंदर से आवाज आई। शॉकवेव पीक प्रोजेक्टेड रेंज के अंदर रही। एकेडमिक बिल्डिंग्स में स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन सेफ्टी थ्रेशोल्ड से नीचे है। रेडिएशन थोड़ी देर स्पाइक हुई थी लेकिन अब नॉर्मल पर लौट रही है। कमिश्नर चैन ने रेडियो उठाया और हमेशा की तरह काल्म आवाज में बोले, फायर सप्रेशन टीम्स मूव इन। उनके ऑर्डर के साथ फायर ट्रक्स की पूरी फ्लीट ब्लास्ट साइट की तरफ बढ़ गई ताकि एरिया कूल किया जा सके और डस्ट क्लियर हो सके। CBRN यूनिट पर्सनल भी कोर जोन में घुस गए और फुल स्पेक्ट्रम स्कैनिंग शुरू कर दी। 1 आवर बाद पूरा थ्रेट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो चुका था। फॉलो अप क्लीनअप वर्क शुरू होने के बाद कमिश्नर चैन और कैप्टन जैंग मुझे ढूंढते हुए आए। लियम, इस बार हम तुम्हारे कर्जदार हैं। हम तुम्हारा नाम स्पेशल सिविक करेज अवार्ड और कैश प्राइज के लिए फॉरवर्ड करेंगे। इसे हमारी तरफ से थैंक यू समझो। मेरी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं और मैं जोर से मुस्कुराया। थैंक यू कमिश्नर।
कमिश्नर। कमिश्नर चेन ने मेरे कंधे पर मजबूती से हाथ रखा। तुम अलग ही चीज हो किड। ग्रेजुएशन के बाद अगर कभी फोर्स ज्वाइन करने का मन हो तो दरवाजा खुला है। प्रोफेसर ली की आईब्राउज तुरंत ऊपर उठ गईं। कमिश्नर चेन, ये हमारे पूरे डिपार्टमेंट का इकलौता स्टूडेंट है, इसे पोच करने की कोशिश मत कीजिए। मैंने सिर खुजलाया। सॉरी कमिश्नर, मुझे सच में अपना फील्ड बहुत पसंद है। कमिश्नर चेन हल्का सा हंस पड़े। फेयर इनफ, मैं फोर्स नहीं करूंगा। थोड़ी देर गुड बाय कहने के बाद वो अपनी टीम के साथ निकल गए। प्रोफेसर ली मेरी तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में हल्का गर्व साफ दिखाई दे रहा था। बुरा नहीं किया किड, कल मैं तुम्हारे इस सेमेस्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूंगा। मैं उन्हें घूर कर देखता हूँ। डिपार्टमेंट में मैं अकेला हूँ, स्कॉलरशिप और किसे दोगे? प्रोफेसर ली ऑकवर्डली हंस पड़े। तुम्हारा कोर्स वर्क अभी भी पूरा नहीं हुआ, पास भी होना है सही। मैं सूखी हंसी हंसता हूँ। अगर मैं फेल हुआ तो हमारे डिपार्टमेंट का फेलियर रेट 100% होगा। जरा सोचिए। मार्कस बस वहाँ खड़ा स्पीचलेस रह गया। लाइव स्ट्रीम चैट पूरी तरह एक्सप्लोड हो गई। एक ट्यूशन दो, पूरा प्रोफेसर टीम 1-on-1 पढ़ाएगा। हायर एजुकेशन का बेस्ट डील, निश मेजर, विनर टेक्स ऑल। अगर कोई और 59 स्कोर करे तो दुनिया खत्म, लेकिन लियम 59 लाए तो टीचर्स की दुनिया खत्म। प्रोफेसर ली ने लंबी हेल्पलेस साई छोड़ी। ठीक है, तुम जीत गए। वैसे भी कुछ समय तक फील्ड सैंपलिंग नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा असाइनमेंट चेंज कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस आना और कुछ रॉक सैंपल्स ले जाना। मुझे चाहिए कि तुम आइडेंटिफाई करो कि हर रॉक के अंदर कौन से फॉसिल्स हैं। मैंने सिर हिलाया। वो मुड़े और वहां से चले गए। मैं मार्कस के साथ डॉर्म वापस लौट आया। मेरे बाकी 3 रूममेट्स दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर स्टूडेंट्स थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो तुरंत मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। लियम, सुना क्या? स्कूल लगभग उड़ गया था। अभी वाला एक्सप्लोजन पूरी तरह इंसेन था। मैं अभी सोच ही रहा था कि उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूं कि तभी डोर पर नॉक हुई। बाहर डीन कार्टर और डॉर्म सुपरवाइजर खड़े थे। मेरे तीनों रूममेट्स तुरंत खड़े हो गए। डीन कार्टर ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। रिलैक्स एवरीवन। फिर वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुड़े। लियम, मैं पर्सनली तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। अगर तुम वो बॉम्ब नहीं खोदते और डेटोनेशन प्लान नहीं देते तो इस स्कूल पर कैटास्ट्रोफी आ सकती थी। वेस्ट शोर यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ, तुम्हें 50,000 UN कैश अवार्ड, स्कूल वाइड कमेंडेशन और एक स्पेशल इंडिविजुअल साइटेशन मिलेगा जो परमानेंटली तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और जहां तक अनडेवलप्ड जोन की बात है वहां से दूर रहना। हम स्पेशलिस्ट बुला रहे हैं फुल स्वीप के लिए। मैं ग्रिन करते हुए बोला। चिंता मत कीजिए डीन कार्टर, प्रोफेसर ली ने मुझे नया असाइनमेंट दे दिया है। सेटिस्फाइड होकर उन्होंने सिर हिलाया और चले गए। उस रात बेड पर लेटकर मैंने सिस्टम इंटरफेस खोला और कैंपस रूल सिस्टम को ध्यान से देखने लगा। हर बार जब प्लेयर कोई नया कैंपस रूल ट्रिगर करता है एक ड्रॉ चांस अवार्ड होता है। मैं कुछ देर तक उस लाइन को घूरता रहा। ऐसा तो नहीं कि ये स्कूल मेरा है, मैं चाहूं और नए रूल्स बन जाएं। लेकिन फिर मैंने सोचा सिस्टम ने मुझे बॉम्ब के बारे में वार्न भी तो किया था, शायद इसका होना इतना बुरा भी नहीं। अगली सुबह मैं अपने रूममेट्स के साथ ब्रेकफास्ट के लिए कैफेटेरिया गया। हम एंट्रेंस तक पहुंचे ही थे कि नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी दिखाई दी। वहां 2 बिल्कुल नए कैंपस रूल्स लगे थे। स्टूडेंट्स बिना ऑथराइजेशन कैंपस में पिट्स नहीं खोदेंगे। स्टूडेंट्स कैंपस में स्कूल एंथम की मॉडिफाइड वर्जन्स नहीं गाएंगे। उसी पल सिस्टम मेरे दिमाग में चाइम हुआ। प्लेयर हैज ट्रिगर्ड 2 न्यू कैंपस रूल्स, 2 ड्रॉ चांसेस अवॉर्डेड। मार्कस और मेरे तीनों रूममेट्स हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं हेल्पलेसली कंधे उचकाता हूँ। चलो यार, खाना खाते हैं। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स पूरी तरह पागल हो गए। चैट स्टोरीज से भर गई। हमारे स्कूल में रूल है कि पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने वाले गार्डियन की एज कम से कम 50 होनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने 27 साल के भाई को गार्डियन बनाकर लाई थी और वो होम रूम टीचर के साथ भाग गया जो प्रिंसिपल की बेटी निकली। हमारे स्कूल में आउटसाइड फूड अलाउड नहीं, ट्रैश कैंस में ट्रैश डालना मना है और बाथरूम्स में पेपर रखना मना है। हर रिडिकुलस रूल के पीछे एक कहानी होती है, हर एक के पीछे। हमारे स्कूल में डेटिंग अलाउड है लेकिन पार्टनर इंसान होना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद मैं सीधे प्रोफेसर ली के ऑफिस पहुंच गया। मैंने नॉक किया, कोई जवाब नहीं आया। मैं सीधा अंदर चला गया। ऑफिस खाली था। मार्कस धीरे से बोला, शायद हमें वेट करना चाहिए। मैंने आंखें घुमाई। किस बात का वेट? मैं ऑफिस में हर जगह तलाश करने लगा लेकिन कहीं भी रॉक सैंपल्स नहीं दिखे। तभी मेरी नजर पास रखे एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड कैबिनेट पर पड़ी। उसके अंदर कई डार्क और चंकी ऑब्जेक्ट्स रखे थे और सामने वार्निंग लेबल चिपका था, डेंजर, डू नॉट टच। मैं तुरंत ग्रिन करने लगा। फाइनली मिल गए। उन्हें इतनी अंदर क्यों छुपा कर रखा गया था? मैं कैबिनेट खोलता हूँ। अंदर 3 अजीब आकार के पत्थर रखे थे, हर एक फोम पैडिंग पर टिका हुआ। मैं उनमें से एक को हल्का सा थपथपाता हूँ। हाँ, यही वाले होंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़े हैं। मैं अंदर की चीज को कैसे स्टडी करूंगा? फॉसिल्स देखने के लिए मुझे इन्हें तोड़ना पड़ेगा। मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ, फिर मार्कस को बुलाता हूँ। हम उन पत्थरों को बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने तक ले जाते हैं। फिर मैं कल वाले बॉम्ब साइट पर वापस जाता हूँ और वहां से एक स्लेज हैमर उठा लाता हूँ। मैं हैंडल को कसकर पकड़ता हूँ, पूरा जोर लगाकर पत्थर पर वार करता हूँ। 2 बार। पत्थर जरा भी नहीं हिलता। मैं धीरे से सांस लेता हूँ, स्लेज हैमर को सिर के ऊपर तक उठाता हूँ और पूरी ताकत से नीचे मारता हूँ। पत्थर फट जाता है। वो दर्जनों रेजर शार्प टुकड़ों में विस्फोट होकर हर दिशा में उड़ जाता है। स्लेज हैमर मेरे हाथों से छूटकर जमीन पर जा गिरता है। क्या ये तो फॉसिल होना चाहिए था? तभी मार्कस जमीन की तरफ इशारा करके चिल्लाता है, जमीन, ये फट रही है। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नहीं हो सकता, उस चीज ने ग्रेनेड की तरह इम्पैक्ट किया था। मार्कस मुश्किल से निकलता है, भाई क्या प्रोफेसर ली सच में तुमसे नफरत करते हैं? मैं उसे घूरता हूँ। तू क्या बोल रहा है? मैं आखिरी बचे पत्थर को सेट करता हूँ और इस बार कंट्रोल्ड फोर्स से हैमर नीचे मारता हूँ। फिर से धमाके जैसी आवाज गूंजती है। इस बार जमीन में आधा मीटर चौड़ा छेद साफ बन जाता है। नीचे कहीं बहुत गहराई से ठंडी और नम हवा ऊपर उठती है। लाइव स्ट्रीम देखने वाले पूरी तरह स्टंड हैं। व्यूअरशिप फिर एक्सप्लोड कर जाती है। कल ये लाइव एरियल बॉम्ब से निपट रहा था, आज इसके पत्थर लिटरली एक्सप्लोड हो रहे हैं। ये आदमी तो मौत को स्पीड रन कर रहा है। मेरे पास भी एक क्लासमेट था बिल्कुल ऐसा। आखिर में बहुत शांति से गया। पहली बार किसी को हैमर से पत्थर डेटोनेट करते देखा है। क्या ये जायंट स्नैप पॉप फायरवर्क्स हैं या क्या? मैं मुश्किल से निकलता हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका है। कौन सा फॉसिल शेप्ड चार्ज की तरह एक्सप्लोड करता है और वो होल उसका तल तक दिखाई नहीं दे रहा। अभी जो अवार्ड मनी मिली है शायद वो भी इसे कवर नहीं कर पाएगी। मैं तुरंत प्रोफेसर ली को कॉल करता हूँ। वो फोन उठाते हैं और पीछे से उनके आराम से चाय पीने की आवाज आती है। ओह लियम, मैंने फॉसिल सैंपल्स तुम्हारे डॉर्म रूम में छोड़ दिए हैं, वापस जाकर देख लेना। मैं जम जाता हूँ। रुको, फॉसिल्स आपके ऑफिस वाले टेम्परेचर कैबिनेट में नहीं थे? प्रोफेसर ली की आवाज तुरंत बदल जाती है। मुझे मत बताना कि तुमने वो कैबिनेट खोला। मैं दर्द भरी हंसी छोड़ता हूँ। हाँ, वो तेज सांस
सांस खींचते हैं। तुमने क्या किया? मैं लगभग रो पड़ता हूँ। आपने ये क्यों नहीं बताया कि उसे छूना नहीं है? मुझे लगा वही सैंपल्स हैं। मैं उन्हें बाहर ले आया। प्रोफेसर ली की आवाज अचानक ऊंची हो जाती है। मुझे ये मत कहना कि तुमने उन्हें एक्टिवेट कर दिया। मैं धीरे से कहता हूँ, हाँ। अब उनकी आवाज कांप रही थी। तुम ठीक हो? वो हाई प्रेशर सील्ड रॉक्स हैं, हल्का सा इंपैक्ट होते ही इंस्टेंटली एक्सप्लोड कर जाते हैं। मैं उन्हें टेम्परेचर कैबिनेट में कंडीशंस कंट्रोल करने और ट्रिगरिंग रोकने के लिए रखता हूँ। क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? मैं मुंह फुलाता हूँ। मैं ठीक हूँ, बस मैंने उन्हें स्लेज हैमर से कुछ बार मारा था। प्रोफेसर ली पूरी तरह चुप हो जाते हैं। मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने भी मेरे ऑफिस को इस तरह नहीं खंगाला, कोई नहीं, सिवाय तुम्हारे। कार्मा सच में होती है ना? मैं बेबस होकर कंधे उचकाता हूँ। कार्मा है या नहीं पता नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स कोर्ट में अब एक जाइंट होल बन चुका है। जब डीन कार्टर पूछेंगे कि क्या हुआ, तो मैं कह दूंगा कि आपने मुझे यहाँ एक्सपेरिमेंट्स करने भेजा था। प्रोफेसर ली पूरी तरह हिल जाते हैं। क्या तुम अभी सीरियस हो? उन रॉक्स में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए थी। मैं आंखें घुमाता हूँ। यकीन नहीं है? खुद आकर देख लीजिए। उनकी आवाज अचानक अर्जेंट हो जाती है। मैं आ रहा हूँ, वहीं रुको। वो मेरे कुछ और बोलने से पहले ही फोन काट देते हैं। 10 मिनट से भी कम समय में वो दौड़ते हुए पहुंचते हैं, तेज सांस लेते हुए। वो अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके होल के अंदर रोशनी डालते हैं। ये सही नहीं हो सकता। उन रॉक से इतनी फोर्स नहीं निकलनी चाहिए थी। उनके मुंह से शब्द पूरे निकल भी नहीं पाते कि हमारे कानों तक हल्की क्रैकिंग की आवाज पहुंचती है। हम तीनों एक साथ नीचे देखते हैं। होल के किनारे पर एक पतली दरार उभरती है और अगले ही पल वो उंगली जितनी चौड़ी हो जाती है। प्रोफेसर ली तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। मूव, सब लोग अभी पीछे हटो। हम मुश्किल से कुछ कदम ही पीछे जाते हैं कि होल के चारों तरफ दरारें विस्फोट की तरह फैलने लगती हैं और हर दिशा में दौड़ पड़ती हैं। मैं पूरी ताकत से स्प्रिंट मारता हूँ और कई 100 मीटर दूर जाकर ही रुकता हूँ। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो 50 मीटर से भी चौड़ा एक विशाल सिंक होल उस जगह को निगल चुका था जहाँ हम खड़े थे। लाइव स्ट्रीम कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह शांत हो जाती है, फिर अचानक फट पड़ती है। व्यूअरशिप आसमान छूने लगती है। तुम अबिस में झांकते हो और अबिस वापस तुम्हें घूर कर जमीन ही निगल जाती है। क्या लियम सच में कर्स्ड है? कल एरियल बॉम्ब, आज स्पोर्ट्स कोर्ट कोलैप्स। ये स्कूल अभी तक खड़ा कैसे है? हम सावधानी से कोलैप्स्ड जोन के किनारे वापस जाते हैं और अंदर झांकते हैं। लगभग 30 मीटर गहरा पिट, नीचे से लगातार तेज बहते पानी की आवाज आ रही है। एक मोटा टूटा हुआ पाइप ऊपर की तरफ पानी उछाल रहा था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है। लार्ज स्केल जियोलॉजिकल कोलैप्स इवेंट डिटेक्टेड, एनवायरमेंटल डेटा एनालिसिस मॉड्यूल एक्टिवेटेड, जियोलॉजिकल स्कैन कंप्लीट। कोलैप्स जोन के नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड कैविटी मौजूद है। कॉज पाइपिंग इरोजन, मेन अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई पाइप 3 साल पहले धीरे धीरे लीक होना शुरू हुआ था। इस एरिया की फाउंडेशन फिल लूज सैंडी क्ले से बनी थी जिसे कहीं और से लाया गया था। लगातार लीकिंग ने धीरे धीरे फाइन सॉइल पार्टिकल्स को बहा दिया जिससे नीचे एक मैसिव अंडरग्राउंड कैविटी बन गई। अचानक सब कुछ समझ में आ जाता है। कोई हैरानी नहीं कि जमीन इतनी आसानी से धंस गई। नीचे से तो सब पहले ही खोखला हो चुका था। प्रोफेसर ली सिंकहोल को घूरते हुए बड़बड़ाते हैं, लियम, जब डीन कार्टर यहाँ पहुंचे तो थोड़ा कम लियम बनने की कोशिश करना। उनके शब्द खत्म भी नहीं होते कि डीन कार्टर स्कूल ऑफिशियल्स की पूरी टोली के साथ भागते हुए पहुंच जाते हैं। लियम, देखो तुमने क्या कर दिया। एक दिन तुम मुझे हार्ट अटैक दिला दोगे। मैं कंधे उचकाता हूँ। इसका मुझसे क्या लेना देना? डीन कार्टर पूरी तरह भड़क उठते हैं, कांपते हाथ से सिंक होल की तरफ इशारा करते हैं। जमीन में 50 मीटर का होल बना हुआ है और तुम कह रहे हो इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं धैर्य से सांस छोड़ता हूँ। डीन कार्टर, क्या आपको सच में लगता है कि कोई स्टूडेंट इतना बड़ा सिंक होल बना सकता है? ध्यान से देखिए, वो वाटर पाइप सालों से लीक हो रहा था। जैसे ही पहला छोटा होल खुला, मुझे नीचे पानी बहने की आवाज सुनाई दे गई थी। लगातार लीकिंग ने फिल सॉइल के फाइन पार्टिकल्स को बहा दिया। समय के साथ हमारे नीचे एक विशाल हॉलो बन गया। सरफेस सिर्फ एक पतली शेल बनकर रह गई थी। मेरे रॉक एक्सप्लोजन ने बस उसे तोड़ दिया। मैं सीधा खड़ा हो जाता हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर कुछ किया है तो स्कूल पर बहुत बड़ा फेवर किया है। सोचिए, अगर ये आज एक्सपोज नहीं होता और किसी स्कूल वाइड इवेंट के दौरान कोलैप्स होता तो क्या आप उन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जी पाते? प्रोफेसर ली सिर हिलाते हैं। अब उन्हें भी बात समझ आ चुकी थी। ये सही कह रहा है। एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर की नजर से देखूं तो एनालिसिस बिल्कुल सही है। डीन कार्टर लंबी धीमी सांस लेते हैं। लियम, मैं माफी चाहता हूँ, अभी मेरा टोन गलत था। पर्सनल मत लेना। मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ और कल वाले अवार्ड में एक्स्ट्रा 20,000 भी जोड़ दूंगा। मैं पलकें झपकाता हूँ। डीन कार्टर, आप बहुत जनरस हैं। स्कूल का ध्यान रखना तो मेरा काम है। वैसे डिनर की जगह मैं सिर्फ कैश ले सकता हूँ क्या? पूरी क्राउड अचानक चुप हो जाती है। डीन कार्टर बस ऑकवर्डली सिर हिलाकर मान जाते हैं। तभी पुलिस व्हीकल्स की एक लाइन सीन पर आकर रुकती है। सबसे आगे फेमिलियर चेहरा, कमिश्नर चेन। वो 50 मीटर सिंकहोल को देखते ही तेज सांस छोड़ते हैं, फिर डीन कार्टर से हाथ मिलाते हैं। मुझे कहना पड़ेगा डीन कार्टर, इस कैंपस के नीचे जो भी चल रहा है ऐसा लगता है जैसे खास मुझे टेस्ट करने के लिए बनाया गया हो। जब उन्हें पता चलता है कि सिंकहोल फिर से मुझसे जुड़ा है, वो रेजिग्नेशन भरी नजर से मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं। लियम, हमारे डिपार्टमेंट के एनुअल परफॉर्मेंस टारगेट्स एक कॉलेज स्टूडेंट की वजह से टूटने वाले हैं। मैं ऑकवर्ड हंसी हंसता हूँ। इस बार सच में मेरी गलती नहीं है। कमिश्नर चेन बहस नहीं करते, वो तुरंत काम में लग जाते हैं। जल्दी से पेरीमीटर सेट कर दिया जाता है। टेक्निकल टीम्स इक्विपमेंट के साथ पिट के नीचे जांच शुरू कर देती हैं। फाइंडिंग्स बिल्कुल मेरे एनालिसिस से मैच करती हैं। अब बस होल भरना और ग्राउंड रिस्टोर करना बाकी था। लेकिन तभी पिट की गहराई से एक भारी दबा हुआ धमाका गूंजता है। कमिश्नर चेन तुरंत आदेश चिल्लाते हैं, ये फिर से हो रहा है, सब लोग पीछे हटो। हम तेजी से किनारे से दूर भागते हैं। जब हम सेफ डिस्टेंस पर पहुंचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो नीचे एक मोटी काली दीवार दिखाई देती है। उसके बेस पर एक विशाल ब्लास्ट प्रूफ आयरन डोर लगा था, पूरी तरह जंग से ढका हुआ। बीच में एक भारी व्हील स्टाइल वाल्व था जिसे घुमाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती। कमिश्नर चेन तुरंत आदेश देने लगते हैं, टेक टीम पिट वॉल्स का फुल स्ट्रक्चरल स्कैन करो, रेडिएशन टीम डोर एरिया स्वीप करो, एयर टीम डोर सीम से गैस सैंपल्स कलेक्ट करो, बाकी सब सेफ्टी लाइन के पीछे, इंजीनियरिंग टीम स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट तैयार करो। ऑर्डर्स मिलते ही हर टीम हरकत में आ जाती है। मेरी नजर उस आयरन डोर पर टिकी रहती है। तभी सिस्टम की आवाज दिमाग में गूंजती है, टारगेट स्ट्रक्चर एनालिसिस कंप्लीट, लार्ज स्केल सिविल डिफेंस शेल्टर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द लेट 1960s एंड अर्ली 1970s, स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट और न्यूक्लियर थ्रेट के जवाब में बनाया गया। ओरिजिनली एक क्लासिफाइड गवर्नमेंट यूनिट का हिस्सा था, बाद में
यूनिट रिलोकेट हो गई, रिकॉर्ड्स में गैप आया और ये साइट भुला दी गई। फिर इसे फिल सॉइल से ढक दिया गया और आखिर में यूनिवर्सिटी इसके ऊपर बना दी गई। अचानक सब कुछ समझ में आ जाता है। मैं गला साफ करता हूँ। ये शायद सिविल डिफेंस शेल्टर है। मैंने इनके बारे में पढ़ा है। न्यूक्लियर थ्रेट ईरा के दौरान पूरे देश में ऐसे शेल्टर्स बनाए गए थे। समय के साथ कई बस भुला दिए गए। उस आर्च्ड ब्लास्ट डोर और थिक कंक्रीट वॉल्स को देखिए। ये 60s और 70s की सिविल डिफेंस कंस्ट्रक्शन की क्लासिक फीचर्स हैं। सब लोग सोचते हुए सिर हिलाते हैं, लेकिन कमिश्नर चैन भौहें सिकोड़ते हैं। इतना बड़ा शेल्टर और किसी को इसके बारे में पता नहीं। मैं हल्की मुस्कान देता हूँ। अगर ये क्लासिफाइड प्रोजेक्ट था तो बस एक लॉस्ट फाइल ही काफी है इसे इतिहास से मिटाने के लिए। प्रोफेसर ली की सांसें तेज हो जाती हैं। अगर ये सच है तो अंदर जो भी होगा वो इनवैल्यूएबल हो सकता है। कमिश्नर चैन एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते। वो वाल्व खोलने का आदेश देते हैं। जैसे ही आयरन डोर खुलता है, पावरफुल फ्लैश लाइट्स की बीम्स अंधेरे को चीरती हुई अंदर जाती हैं और एक कॉरिडोर दिखाई देता है जो गहराई में नीचे उतर रहा था। वो अंदर टीम भेजने ही वाले थे कि तभी आसमान में एक भारी गर्जना गूंजती है। हम सब ऊपर देखते हैं। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर तेजी से हमारी तरफ आता है और पास में उतरता है। सबसे पहले फुली आर्म्ड सोल्जर्स की स्क्वाड बाहर निकलती है। फिर एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग ऑफिसर के सहारे नीचे उतरता है। कमिश्नर चैन तुरंत आगे बढ़कर सैल्यूट करते हैं। सर, मैं चैन मिंग, वेस्ट शोर सिटी पुलिस कमिश्नर। ऑफिसर सैल्यूट लौटाता है। कमिश्नर चैन, ये हैं जनरल हान। हमें यहाँ की सिचुएशन के बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। अभी से मिलिट्री इस साइट का फुल कमांड संभालेगी। सारी ऑपरेशंस जनरल हान के अथॉरिटी में रहेंगी। कमिश्नर चैन बिना हिचकिचाए मान जाते हैं। जनरल हान आयरन डोर की तरफ देखते हैं, फिर मुस्कुराकर मेरी तरफ मुड़ते हैं। यंग मैन, मैंने लाइव स्ट्रीम देखी। तुमने इसे सिविल डिफेंस शेल्टर आइडेंटिफाई किया। इंप्रेसिव। मेरे साथ नीचे चलो। और बस ऐसे ही वो डोर के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। दर्जनों पावरफुल फ्लैश लाइट्स कॉरिडोर को दिन की तरह रोशन कर देती हैं। पैसेज के दोनों तरफ बंद डोर्स की कतार लगी हुई थी। कमिश्नर चैन एक डोर धीरे से खोलते हैं। अंदर पीले पड़े डॉक्यूमेंट्स हर तरफ बिखरे हुए थे। एक हिस्ट्री प्रोफेसर कैजुअली एक पेपर उठाता है, फिर अचानक जम जाता है। ये न्यूक्लियर वेपन्स रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं। कमिश्नर चैन एक डॉक्यूमेंट लेकर देखते हैं। जनरल हान, ये तो क्लासिफाइड होना चाहिए, सही? जनरल हान का एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल था। अब नहीं, मैं बस नहीं चाहता था कि इन्हें भुला दिया जाए। कमिश्नर चैन तुरंत अपने ऑफिसर्स को बुलाते हैं। इस रूम की हर चीज सिक्योर करो। स्पेशलिस्ट्स आने तक कुछ मत छूना। हम आगे बढ़ते हैं और कई दूसरे रूम्स चेक करते हैं। कुछ में पुराने रेडियो इक्विपमेंट और टेलीफोन स्विच बोर्ड्स रखे थे। कुछ बंक रूम्स थे जहां फ्लोर पर डॉक्यूमेंट्स बिखरे पड़े थे। ये साफ था कि यहाँ से जाने वाले लोग बहुत जल्दबाजी में निकले थे। हम 2 और लेवल्स नीचे उतरते हैं। एक चौड़ा हॉल कई आर्च्ड टनल एंट्रेंसेस में बंट जाता है। हम एक रास्ता चुनते हैं और आखिर तक पहुंचकर एक आर्मरी खोज लेते हैं। एक टेक्नीशियन आयरन डोर खोलता है। अंदर विशाल स्टोरेज स्पेस के बाएं तरफ दर्जनों टाइप 56 सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स और टाइप 54 सब मशीन गन्स रखी थी। बीच में वुडन क्रेट्स एम्यूनिशन से भरे पड़े थे। उनके पास टाइप 67 ग्रेनेड्स का छोटा पहाड़ जमा था। दाईं तरफ रॉकेट राउंड्स की कतारें परफेक्टली सजी हुई थीं। एक यंग ऑफिसर धीमी सांस छोड़ता है। यहाँ की फायर पावर पागलपन है। मेरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। कल का एरियल बॉम्ब ही मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था, लेकिन अगर ये पूरा आर्मरी उड़ गया तो पूरी यूनिवर्सिटी का नामो निशान मिट जाएगा। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स पूरी तरह पागल हो जाते हैं। व्यूअरशिप फिर से आसमान छूने लगती है। ये तो लिटरली मेरा ड्रीम अपोकलिप्स बंकर है, पूरी तरह आर्म्ड। कितने भी ज़ॉम्बीज आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पुराने वॉर ड्रामास वाला लेजेंडरी जनरल इस जगह तक पहुंच जाता तो लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हटाकर उसकी गर्लफ्रेंड की स्टैच्यू लगा देते। कमिश्नर चैन की आवाज एक्साइटमेंट को काट देती है। सब कुछ डॉक्यूमेंट करो, हर चीज की फोटोज लो, कोई कुछ टच नहीं करेगा। जनरल हान चुपचाप सब देख रहे थे, जैसे ये जगह उन्हें दशकों पुरानी यादों में वापस खींच रही हो। हम आर्सेनल छोड़कर जनरल हान के पीछे और नीचे सबसे निचले रिसर्च जोन की तरफ बढ़ते हैं। हम मटेरियल्स एनालिसिस लैब और डेटा रिकॉर्ड्स रूम से गुजरते हैं। दोनों रेयर और इरिप्लेसेबल डॉक्यूमेंट से भरे पड़े थे। दशकों पहले ऐसी फाइंडिंग्स दुनिया को हिला देती, अब वो सिर्फ हिस्ट्री के आर्टिफैक्ट्स बन चुके थे। हम रिसर्च जोन के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचते हैं, जहां एक भारी मेटल डोर आगे का रास्ता रोक रहा था। उस पर एयर टाइट वाल्व और कम्प्लेक्स मैकेनिकल लॉक लगा था। डोर पर रेडिएशन वार्निंग सिंबल बना था। एक टेक ऑफिसर रेडिएशन डिटेक्टर डोर के गैप के पास ले जाता है। मशीन अचानक तेज चीख जैसी आवाज निकालती है। रेडिएशन लेवल सेफ लिमिट से बहुत ऊपर थे। कमिश्नर चैन बिना एक सेकंड गंवाए सबको पीछे हटने का आदेश देते हैं। यहाँ तक कि जनरल हान का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। सिर्फ 2 ऑफिसर्स फुल प्रोटेक्टिव सूट्स में वहीं रुकते हैं। वो हाइड्रोलिक ब्रीचिंग टूल्स उठाकर डोर को फोर्स से खोलते हैं। अंदर 2.5 मीटर लंबा न्यूक्लियर डिवाइस रखा था। शॉक प्रोसेस करने का मौका तक किसी को नहीं मिलता। हर कोई तुरंत मुड़ता है और पूरी ताकत से एग्जिट की तरफ भागता है। हम तब जाकर सांस लेते हैं जब सिंक होल के बॉटम तक वापस पहुंच जाते हैं। कमिश्नर चैन तुरंत आदेश देते हैं, सिंक होल एंट्रेंस सील करो। सारे नॉन एसेंशियल पर्सनल को 1 किलोमीटर रेडियस से इवैक्यूएट करो। सीबीआरएन डिवीजन और न्यूक्लियर एनर्जी अथॉरिटी को अलर्ट करो। अभी सीन तुरंत chaos में बदल जाता है। आखिर जब सबकी सांसें थोड़ी नॉर्मल होती हैं, जनरल हान लंबी सांस छोड़ते हैं। सब शांत रहो, नीचे वाली चीज एक्सप्लोड नहीं करेगी। वो इनकम्प्लीट न्यूक्लियर डिवाइस है। उस समय उन्हें पहले ही पता चल गया था कि ये सस्टेन्ड चेन रिएक्शन नहीं कर सकता। ये ड्यूड है, नहीं तो उसे यहाँ कभी नहीं छोड़ा जाता। उनके शब्द टेंशन को थोड़ा कम जरूर करते हैं। कमिश्नर चैन डीन कार्टर को ढूंढते हैं। अनफिनिश्ड न्यूक्लियर डिवाइस से पोटेंशियल रेडिएशन लीक रिस्क है। तुरंत कैंपस के बाकी पर्सनल को इवैक्यूएट कराइए। डीन कार्टर का चेहरा हरा पड़ चुका था। वो तुरंत ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं। एयर रेड सायरन एक बार फिर पूरे कैंपस में गूंज उठती है। कुछ ही मिनटों में कैंपस फिर से कल जैसा दिखने लगता है। स्टूडेंट्स ऑर्डरली लाइंस में टीचर्स के साथ बाहर निकलने लगते हैं। कुछ देर बाद मिलिट्री व्हीकल्स, सीबीआरएन ट्रक्स और इंजीनियरिंग यूनिट्स लगातार आने लगते हैं। कुछ घंटों बाद टॉप इमरजेंसी स्पेशलिस्ट्स की टीम असेसमेंट खत्म करके टेम्पररी कमांड पोस्ट में बहस शुरू कर देती है। सफेद बालों वाला सीनियर एक्सपर्ट मेज पर हाथ मारता है। पहले यहीं शील्डिंग लेयर बनाते हैं, उसे प्रॉपर्ली सील करो, फिर मूव करेंगे। गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने मिडिल एज्ड एक्सपर्ट तुरंत खड़ा हो जाता है। हैवी इक्विपमेंट नीचे नहीं जा सकता, मैनुअल हैंडलिंग लोगों की जान के साथ गैम्बल होगा। कोई हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने का सुझाव देता है। सीनियर एक्सपर्ट तुरंत उसे रोक देता है। क्या तुम पागल हो?
हो, अगर वो हवा में एक्सप्लोड हो गया तो कई किलोमीटर तक सब कुछ रबल बन जाएगा। सेकंड धीरे धीरे बीतते रहते हैं। बहस पूरी तरह डेड एंड पर पहुंच चुकी थी। मैं गला साफ करता हूँ। शायद हम रेल सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम में मौजूद हर इंसान तुरंत मेरी तरफ मुड़कर देखता है। सभी एक्सपर्ट्स के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, प्योर स्केप्टिसिज्म। जनरल हान मेरी तरफ देखते हैं। यंग मैन, जो सोच रहे हो खुलकर कहो, यहाँ कोई रॉन्ग आंसर नहीं है। मैं सिर खुजलाता हूँ। जब हम अंदर गए थे तब मैंने ध्यान दिया, शेल्टर एंट्रेंस से लेकर डिवाइस चेंबर तक सिर्फ 2 छोटे स्टेयरकेस सेक्शंस हैं, लेकिन बाकी कॉरिडोर लगभग पूरा स्ट्रेट और लेवल है। हम पूरे पैसेज में मॉड्यूलर लाइटवेट रेल्स बिछा सकते हैं, फिर व्हील्स वाला एक कस्टम हेवी ड्यूटी शॉक प्रूफ शील्डेड ट्रांसपोर्ट कंटेनर बनाएंगे। विंच की मदद से खाली कंटेनर को अंदर भेजा जाएगा। उसके बाद रिमोट हाइड्रोलिक लैटरल ट्रांसफर सिस्टम से न्यूक्लियर डिवाइस को साइडवेज स्लाइड करके कंटेनर के अंदर डालेंगे। पूरा प्रोसेस हॉरिजॉन्टल रहेगा, कोई टिल्टिंग नहीं, कोई जोल्टिंग नहीं, पूरा कंट्रोल रहेगा। फिर कंटेनर को सील करके रेल्स के जरिए बाहर सरफेस तक विंच से खींच लेंगे। ऊपर एक लीड लाइंड हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल तैयार रहेगा। इससे फिजिकल शॉक और रेडिएशन लीकेज दोनों से मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलेगी। मेरे खत्म करते ही जनरल हान स्टंड एक्सपर्ट्स की तरफ मुड़ते हैं। आप सबका क्या कहना है? व्हाइट हेड एक्सपर्ट अपने ग्लासेस ठीक करते हैं। ये अप्रोच बेहद क्लेवर है। सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी दोनों का परफेक्ट बैलेंस है। बाकी एक्सपर्ट्स भी सहमति में सिर हिलाने लगते हैं। जनरल हान बिना एक सेकंड गंवाए फैसला सुना देते हैं। हम लियम के प्लान के साथ जाएंगे। मटेरियल्स और इक्विपमेंट तुरंत मूव करो अभी। कमिश्नर चेन तुरंत एक्शन में लग जाते हैं। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स पूरी तरह स्पीचलेस हो चुके थे। व्यूअरशिप फिर से एक्सप्लोड करती है। एक और मैसिव वेव। क्या ये सच में रियल है? मैं यहाँ एंटरटेनमेंट देखने आया था, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स को आउटथिंक करते हुए किसी स्टूडेंट को नहीं। जिस प्रॉब्लम पर न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट्स अटक गए उसे एक कॉलेज स्टूडेंट ने सॉल्व कर दिया। लियम किसी और ही लेवल पर है। कल एरियल बॉम्ब सोल्यूशन पागलपन था, आज न्यूक्लियर डिवाइस सिचुएशन सॉल्व कर दी। इसे चाहे पसंद हो या नहीं, कोई ना कोई एजेंसी इसे रिक्रूट जरूर करेगी। मैं तो ये स्ट्रीम अपने पेरेंट्स को फील गुड कंटेंट दिखाने लाया था। यहाँ ये आदमी हर दूसरे किड को एवरेज बना रहा है। सच में डिमोरलाइजिंग है। स्ट्रीम पूरी तरह केओस और एक्साइटमेंट में डूब चुकी थी। स्ट्रीम के बाहर ऑपरेशन पूरी स्पीड पर चल रहा था। 2 घंटे बाद सब कुछ तैयार हो जाता है। ऑपरेशन का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। हर आंख मॉनिटर पर टिकी हुई थी। कोई सांस लेने की हिम्मत तक नहीं कर रहा। सब देखते हैं कैसे न्यूक्लियर डिवाइस को धीरे धीरे इंच बाय इंच ट्रांसपोर्ट कंटेनर के अंदर स्लाइड किया जा रहा है। आखिर जब कंटेनर पूरी तरह सील हो जाता है, मोटर उसे स्टेडली रेल्स के ऊपर सरफेस की तरफ खींचना शुरू करती है। हर किसी की तनाव भरी निगाहों के बीच कंटेनर स्मूथली सिंकहोल के बेस तक पहुंच जाता है। फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट प्लेटफॉर्म कंटेनर को प्रिसीजन के साथ लीड लाइन यूनिट में नीचे उतारता है। फाइनल सील लॉक होते ही एक टेक ऑफिसर खड़ा होकर रिपोर्ट देता है, सारे रेडिएशन लेवल्स नॉर्मल पर वापस आ गए हैं। उसके शब्द खत्म होते ही पूरा साइट चीयर से गूंज उठता है। बाद में कम्बैट इंजीनियर्स उसी कंटेनर में न्यूक्लियर डिवाइस को बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हेरिटेज अथॉरिटी के लोग सारे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं। काम रात 8 बजे के बाद तक चलता रहता है। तब जाकर सिविल डिफेंस शेल्टर पूरी तरह क्लियर होता है। जब आखिर सब शांत हो जाता है, मैं बस कैफेटेरिया में लेट नाइट स्नैक लेने जाने ही वाला था कि जनरल हान मुझे आवाज देते हैं, लियम, ये सब तुम्हारे बिना संभव नहीं था। सच बताऊं, इस जगह का कनेक्शन मेरे एक पुराने कॉमरेड से था। मैं कई सालों से इसे ढूंढ रहा था। थैंक यू। मैं तुरंत हाथ हिलाता हूँ। जनरल हान, आप बहुत ज्यादा काइंड हैं। ये सब तो बस एक्सीडेंट से हुआ। जनरल हान मुस्कुराते हैं। क्या तुमने कभी मिलिट्री एकेडमी के बारे में सोचा है? मैं तुरंत तुम्हारे लिए अरेंज कर सकता हूँ। मुझे लगता है तुम बिल्कुल वही इंसान हो जिसकी इस देश को जरूरत है। उनके शब्द सुनते ही आसपास मौजूद हर इंसान धीरे से सांस खींचता है। मैं ऑकवर्डली हंस पड़ता हूँ। थैंक यू जनरल हान, सच में। लेकिन मुझे जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो बहुत पसंद है। जनरल हान की मुस्कान बिल्कुल नहीं बदलती। अच्छा, इससे मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये ऑफर हमेशा रहेगा। जब चाहो मुझे ढूंढ लेना। मैं शर्मीली मुस्कान के साथ सिर हिलाता हूँ। मैं इसे याद रखूंगा। थैंक यू जनरल हान। गर्म जोशी भरे गुड बाय के बाद जनरल हान अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ जाते हैं। कमिश्नर चैन भी थोड़ी देर बाद अपनी टीम के साथ निकल जाते हैं। सिर्फ सीबीआरएन यूनिट वहीं रुकती है, रेजिडुअल रेडिएशन संभालने के लिए। डीन कार्टर धीरे धीरे मेरे पास आते हैं। लियम, तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है? मैं आज रात ही पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। मैं बिना एक सेकंड घंवाए अपना कार्ड निकाल कर उन्हें दे देता हूँ। कुछ ही पलों बाद मेरा फोन वाइब्रेट करता है। इक्टवर 1000 यूएन रिसीव्ड। मैं तुरंत डीन कार्टर को धन्यवाद देता हूँ और मार्कस को साथ लेकर वहां से निकल जाता हूँ। उस रात बेड पर लेटे लेटे मैं वर्चुअल पैनल खोलता हूँ और सिस्टम के 2 ड्रॉ चांसेस इस्तेमाल करता हूँ। अगले ही पल दिमाग में चाइम गूंजती है। 2 ड्रॉ चांसेस कंज्यूम्ड, स्किल्स अनलॉक्ड, मास्टर ऑफ सेरेमोनीज। मैं पैनल को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ घूरता रह जाता हूँ। ये आखिर काम किस चीज का है? मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ और सीधे सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं रूममेट्स के साथ कैफेटेरिया जाता हूँ। नोटिस बोर्ड पर नया कैंपस रूल चिपका हुआ था, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्ट्राइकिंग रॉक्स एनीवेयर ऑन कैंपस। उसी समय सिस्टम फिर से दिमाग में बोल उठता है, न्यू कैंपस रूल डिटेक्टेड, 1 ड्रॉ चांस अवॉर्डेड। जेसन और केविन हंसते हुए मेरे कंधे थपथपाते हैं। लियम, तुम अनबिलीवेबल हो। 2 दिनों में 3 नए कैंपस रूल्स। मैं दोनों को घूरता हूँ और सीधा कैफेटेरिया में चला जाता हूँ। जो कुछ हुआ था उसके कारण स्कूल सबको एक दिन की छुट्टी दे देता है। ब्रेकफास्ट के बाद हम डॉर्म लौटते हैं। मैं प्रोफेसर ली द्वारा भेजे गए सारे रॉक्स बैल्कनी में खींच लाता हूँ। मेरे रूममेट्स तुरंत उठकर मुझे रोकने लगते हैं। लियम, नए रूल में साफ लिखा है कि कैंपस में कहीं भी रॉक्स नहीं तोड़ने। मैं ग्रिन करता हूँ। उसमें ग्राउंड पर लिखा है। मैं ग्राउंड पर नहीं मारूंगा। इतना कहकर मैं एक रोप निकालता हूँ, बास्केटबॉल जितने बड़े रॉक को बांधता हूँ और उसे ड्राइंग रैक से लटका देता हूँ। फिर स्लेज हैमर उठाकर नीचे की तरफ मारना शुरू कर देता हूँ। लगभग दर्जन भर हिट्स के बाद रॉक तेज आवाज के साथ क्रैक होकर नीचे गिर जाता है। मैं उसे उठाकर अंदर देखता हूँ। वहाँ सच में एक बाई वाल्व फॉसिल था। मैं और एक्साइटेड हो जाता हूँ। अगला रॉक लटकाता हूँ और फिर हैमर चलाने लगता हूँ। दूसरा रॉक लगभग टूटने ही वाला था। मैं पूरा जोर लगाकर हैमर नीचे मारता हूँ, लेकिन अगले ही सेकंड बैल्कनी की सीलिंग कोलैप्स हो जाती है। प्लास्टर के बड़े बड़े टुकड़े हर तरफ गिरने लगते हैं। मैं तुरंत सिर ढककर अंदर भागता हूँ। जेसन धूल में खांसते हुए चिल्लाता है, लियम, तुमने बैल्कनी की सीलिंग तोड़ दी। उसके बोल खत्म भी नहीं होते कि डिब्री का बड़ा ढेर नीचे गिरता है और उसके साथ 2 लोग भी। डस्ट बैठने के बाद हम उन्हें साफ देख पाते हैं। एक लड़का और एक लड़की, दोनों स्कूल यूनिफॉर्म्स में। मेरा दिमाग पूरी तरह बंद पड़ जाता है। मार्कस और मेरे रूममेट्स
मुंह खोले ऐसे खड़े थे जैसे पूरा अंडा निकल जाएंगे। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स भी उतने ही स्टंट थे। व्यूअरशिप अब 100,000 क्रॉस कर चुकी थी। जो लोग नहीं जानते उनके लिए छोटा लेसन, रूफ एज की आउटर पैरापेट वॉल अंदर से मोस्टली हॉलो फोम होती है, वो सॉलिड कंक्रीट नहीं होती। एक अच्छा हिट और सीधा नीचे। इस डॉर्म में कुछ तो बहुत गलत है। क्या उन रॉक्स को तोड़ना इतना जरूरी था? ऐसे चलता रहा तो पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा। अब मुझे समझ आ रहा है डीन कार्टर कैसा महसूस करते होंगे। इस आदमी से प्यार करो या नफरत, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तभी खांसी की आवाज सबकी साइलेंस तोड़ देती है। मैं रियलिटी में वापस आता हूँ और जल्दी से दोनों को रूम के अंदर खींच लाता हूँ। लड़का चेहरे से डस्ट साफ करता है। सीरियसली, हम बस साथ में शांतिपूर्वक मरना चाहते थे। उसके बगल में लड़की लगातार आंसू पोंछ रही थी। मरना भी इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्या? मैं तुरंत पूछता हूँ। तुम दोनों ठीक हो? लड़का खुद पर हंसता है और अचानक गाना गाने लगता है। मेरा चेहरा फड़क उठता है। इतने सारे मोमेंट्स में से इसे गाना अभी याद आया। कुछ सवाल पूछने के बाद पूरी कहानी समझ में आती है। लड़के का नाम डैनी था, लड़की का नाम माया। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। ग्रेजुएशन के बाद शादी करने का वादा किया था, लेकिन दोनों फैमिलीज के बीच पुरानी दुश्मनी थी। दोनों के पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं थे। निराशा में माया ने खुद को लड़के जैसा डिस्गाइज किया ताकि दोनों रूफटॉप पर जाकर साथ मर सकें। मैं दोनों को घूरता हूँ और धीरे से आंखें घुमाता हूँ। मरने से नहीं डरते, लेकिन पेरेंट्स से डरते हो। वो फ्यूड ऊपर वाली जनरेशन का है, उसका तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं। अगर सच में साथ रहना चाहते हो तो बस शादी कर लो। दोनों मुझे आंखें फाड़ कर देखते हैं। शादी? मैं सिर हिलाता हूँ। एक बड़ी और बोल्ड वेडिंग करो। अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि तुम दोनों कितने सीरियस हो। वो मान जाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। डैनी कड़वी हंसी हंसता है। मैं शादी अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर कर भी लूं तो कोई आएगा ही नहीं। मैं ग्रिन करता हूँ। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पूरी वेडिंग मैं हैंडल करूंगा और ऊपर से तुम्हें पैसे भी कमा कर दूंगा। हम ये शादी यहीं स्कूल कैफेटेरिया में करेंगे। सब लोग मुझे ऐसे घूरते हैं जैसे उनकी आंखें बाहर गिर जाएंगी। जेसन मेरा हाथ पकड़ लेता है। क्या ये सच में काम करेगा? स्कूल कभी अग्री नहीं करेगा। मैं होंठ का कोना ऊपर उठाता हूँ। जहाँ चाह वहाँ रास्ता। केविन मेरे बगल में आकर खड़ा हो जाता है। जो चाहिए बोलो, मैं साथ हूँ। जेसन भी तुरंत सिर हिलाता है। डैनी ये सब देखकर फिर इमोशनल हो जाता है। थैंक यू आप सबका। कुछ देर पहले तक ये दोनों अपनी जान देने जा रहे थे, इसलिए मैं डैनी के कंधे पर हाथ डाल देता हूँ। आज ही करते हैं फुल ट्रेडिशनल चाइनीज वेडिंग। जाओ और प्रॉपर ट्रेडिशनल वेडिंग आउटफिट्स रेंट पर लेकर आओ अभी। वो तुरंत माया का हाथ पकड़ता है और दोनों भाग जाते हैं। मैं बाकी सबको लेकर पहले कैफेटेरिया मैनेजर को मनाने जाता हूँ, उसके बाद प्रोफेसर ली के पास। वो मेरी पूरी बात सुनते हैं और जोर से डेस्क पर हाथ मारते हैं। ये बकवास है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और अब तुम चाहते हो कि मैं डीन से जाकर तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करूं? करना है तो खुद करो। मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। पेलियोंटोलॉजी कभी कभी बहुत बोरिंग होती है। कैंपस में सब बोलते हैं कि म्यूजिक डिपार्टमेंट गॉर्जियस गर्ल्स से भरा हुआ है। प्रोफेसर ली फिर डेस्क पर हाथ मारते हैं। तुम में हिम्मत बहुत है मुझे थ्रेटन करने की किड। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें खुद डीन कार्टर के पास ले जाऊंगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। वो मुझे सीधा डीन ऑफिस ले जाते हैं। सरप्राइजिंगली डीन कार्टर तुरंत मान जाते हैं। कुछ दिन पहले की इंसिडेंट्स के बाद हर कोई टेंस है। कैंपस को अभी एग्जैक्टली ऐसी वेडिंग बैंक्वेट की जरूरत है। अफसोस आज रात मेरी क्लाइंट डिनर है, नहीं तो स्पीच मैं खुद देता। मैं दोनों को तुरंत धन्यवाद देता हूँ। फिर प्रोफेसर ली और डीन कार्टर से गुड बाय कहकर हम फ्लायर्स प्रिंट कराने दौड़ पड़ते हैं। उसके बाद हम सबसे ज्यादा भीड़ वाली जगह पर टेबल लगाते हैं। जैसे जैसे क्राउड बढ़ने लगती है मैं मेगाफोन उठा लेता हूँ। आज रात हमारे फेलो एलुमनाई डैनी की शादी कैफेटेरिया 1 में होने जा रही है। हर कोई सेलिब्रेशन में वेलकम है। डीन कार्टर ने ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया है। गिफ्ट लेकर आओ और अंदर आओ। मेरे खत्म करते ही क्राउड फट पड़ती है। स्टूडेंट्स तुरंत फोन्स निकालकर फोटोज लेने लगते हैं और हर जगह शेयर करते हैं। धीरे धीरे ज्यादा लोग परफॉर्मेंस के लिए साइन अप करने लगते हैं। वॉलंटियर्स डेकोरेशन और वेडिंग कैंडी लगाने में जुट जाते हैं। पता ही नहीं चलता और शाम हो जाती है। डैनी माया के साथ पहुंचता है। उनके साथ दोनों साइड्स के ग्रैंड पेरेंट्स थे, वही दो बुजुर्ग जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। अब तक कैफेटेरिया एंट्रेंस से लेकर बाहर तक लंबी लाइन लग चुकी थी। हर दिशा से स्टूडेंट्स अंदर आ रहे थे। काफी प्रोफेसर्स भी सिर्फ देखने के लिए पहुंच गए। लायन डांस ट्रूप परफॉर्मेंस शुरू करती है। एंट्रेंस पर गिफ्ट टेबल लगाया गया था। मैंने रफली 50 यूएन पर पर्सन सजेस्ट किया था, लेकिन स्टूडेंट्स खुद उससे कहीं ज्यादा दे रहे थे। ज्यादातर 100 यूएन, कुछ तो कई 100 यूएन तक। कैफेटेरिया पूरी तरह भर चुका था। कम से कम 1500 लोग आ चुके थे। स्टेज पर हर परफॉर्मेंस क्राउड से चीखें निकलवा रही थी। जब ज्यादातर लोग खाना पीना खत्म कर लेते हैं, म्यूजिक बंद हो जाता है। मैं वेडिंग एमसी के रूप में ट्रेडिशनल सेरेमोनियल रोब पहनकर स्टेज पर चढ़ता हूँ। नीचे मौजूद चेहरों के समंदर को देखता हूँ। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, इस शुभ दिन और घड़ी में जब लैंटर्न्स की रोशनी चमकने लगी है, हम यहाँ जीवन के सबसे सुंदर अवसरों में से एक के साक्षी बनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि एंशिएंट बुक ऑफ राइट्स में लिखा है, मैरिज दो फैमिलीज को एक करती है। यही मानव संबंधों की नींव है और हार्मनी की शुरुआत। आज हुआंग फैमिली के डैनी और ली फैमिली की माया इस ब्लेस्ड डे पर विवाह बंधन में बंधने आए हैं। एक ऐसा बॉन्ड जो 100 वर्षों तक रहेगा। मेरे बोल खत्म होते ही जोरदार तालियां गूंज उठती हैं। लाइव स्ट्रीम चैट पूरी तरह पागल हो जाती है। व्यूअर काउंट एक्सप्लोड कर जाता है। वो डिलीवरी, वो टोन, यहाँ तक कि ब्रॉडकास्टिंग मेजर वाला भी ऐसा नहीं कर सकता। उसके बोलने के तरीके में कुछ अलग ही बात है। हम लिटरली कैफेटेरिया में बैठे हैं, लेकिन फील ऐसा हो रहा है जैसे इंपीरियल टेंपल में रॉयल सेरेमोनी चल रही हो। यही तो असली वाइब है। मेरी एंसेस्ट्रल मेमोरी अभी एक्टिवेट हो रही है। जैसे ही तालियां धीरे धीरे शांत होती हैं, मैं अपना दायां हाथ उठाकर फिर बोलना शुरू करता हूँ। इस हॉल में कार्व्ड बीम्स या पेंटेड राफ्टर्स नहीं है, लेकिन यहाँ सिंसेरिटी की सजावट है। यहाँ गोल्ड और जेड नहीं, बल्कि हजारों सच्चे दिल इस सेलिब्रेशन के गवाह हैं। ऊपर लटकती लाल रिबन्स हमारी यूथ की आग की तरह चमक रही है। ये रोशनी कपल के भविष्य का रास्ता रोशन करे। इस क्षण में हेवन और अर्थ दोनों साक्षी हैं। समय आ चुका है। मैं हाथ उठाकर रेड कारपेट के आखिर की तरफ इशारा करता हूँ। कृपया हमारे न्यूलीवेड्स का हॉल में स्वागत कीजिए। वहाँ मौजूद हर इंसान उसी दिशा में देखने लगता है। डैनी और माया शानदार लाल ट्रेडिशनल वेडिंग अटायर पहने धीरे धीरे हमारी तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वो पास पहुंचते हैं, मैं एक तरफ हट जाता हूँ। ब्राइड एंड ग्रूम, कृपया ऑल्टर पर अपने स्थान लें। स्वयं को कंपोज कीजिए। अब ट्रेडिशनल वेडिंग बो सेरेमोनी शुरू होगी। पहला बो हेवन और अर्थ को। हम ऊपर के आकाश और नीचे की धरती का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इन दो आत्माओं को मिलाया। दोनों मेरे शब्दों के साथ परफेक्ट टाइमिंग में एंट्रेंस की तरफ गहरा झुकते हैं। दूसरा बो एल्डर्स को।
हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लंबी उम्र और प्रॉस्पेरिटी से ब्लेस्ड रहे और ये फैमिली पीढ़ियों तक फलती फूलती रहे। हेड टेबल पर बैठे ग्रैंड पेरेंट्स पहले ही रोने लगे थे। इमोशन पूरी तरह चेहरे पर था। तीसरा बो, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को हर जन्म में साथ बूढ़े होने की प्रतिज्ञा के साथ। इस बार दोनों पहले से भी ज्यादा झुकते हैं। उठते ही डैनी माया का हाथ कसकर पकड़ लेता है। मैं मुस्कुराता हूँ। सेरेमोनी कंप्लीट। ग्रूम और ब्राइड, आपका भविष्य सबसे चमकदार हो। पूरा कैफेटेरिया तालियों और चीयर से गूंज उठता है। तभी केविन माइक पकड़कर स्टेज पर दौड़ता है। सुनो सब लोग, ये पूरी वेडिंग लियम ने प्लान की है। हम डिमांड करते हैं कि लियम अभी हमारे लिए कुछ परफॉर्म करे। क्राउड तुरंत पागल हो जाती है। हर तरफ से चीयर्स और चांट्स गूंजने लगते हैं। इतनी एनर्जी के सामने मैं माइक वापस पकड़ लेता हूँ। इतना बोल रहे हो तो मना कैसे करूँ? ठीक है, कुछ क्विक करता हूँ। इतना कहकर मैं कैंपस ब्यूटी वेंडी के पास जाता हूँ, जिसने अभी परफॉर्मेंस खत्म की थी। अगर आप अलाउ करें तो मैं आपका गुजांग बोरो कर लूँ। मैं गुजांग को सेंटर स्टेज तक लेकर आता हूँ। साउंड क्रू को बैकिंग ट्रैक शुरू करने का सिग्नल देता हूँ। फिर एक हाथ से गुजांग को बॉडी के साथ सीधा पकड़ता हूँ। अगले ही पल योंगोंग शुन की ओपनिंग मेलोडी स्ट्रिंग से विस्फोट की तरह निकलती है। कुछ पल के लिए पूरा हॉल फ्रीज हो जाता है। फिर लोगों के सिर बीट के साथ हिलने लगते हैं। मेरी उंगलियां और तेजी से चलने लगती हैं। म्यूजिक डिपार्टमेंट के कुछ लड़के खुद को रोक नहीं पाते। वो इंस्ट्रूमेंट्स उठाकर स्टेज पर भाग आते हैं। उनके पीछे वोकल परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की लड़कियां भी दौड़ कर आती हैं। स्टेज के चारों तरफ घूमते हुए गाने और स्पिन करने लगती हैं। क्राउड में कोई जोर से चिल्लाता है और अगले ही पल हर कोई स्टेज के सामने की तरफ दौड़ पड़ता है। सब लोग पूरी तरह वाइल्ड हो चुके थे। हर बीट पर गुजांग की धुन के साथ नाच रहे थे। कैफेटेरिया पूरी तरह डांस फ्लोर बन चुका था। मैं पूरी तरह जोन में था। पहला सॉन्ग खत्म होते ही मैं सीधे रेड सन शुरू कर देता हूँ और पूरा म्यूजिक क्रू मेरे साथ जुड़ जाता है। हॉल की एनर्जी अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच जाती है। यहाँ तक कि यूजुअली कंपोज्ड प्रोफेसर्स भी नीचे आकर डांस करने लगते हैं। वेडिंग 2 घंटे से ज्यादा चलती रहती है। आखिर स्टूडेंट्स के जाने के बाद मैं डैनी को कैश की मोटी स्टैक थमा देता हूँ। फूड और वेन्यू कॉस्ट के आफ्टर भी तुम्हारे पास 60,000 यूएन से ज्यादा बचे हैं, रख लो। डैनी मना करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी एक नजर उसे चुप करा देती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो धीरे से कहता है थैंक यू। तभी कैफेटेरिया मैनेजर भागता हुआ आता है। तुम लोगों में से किसने डीन कार्टर के टैंक वाली फिश ले ली? जेसन सिर खुजलाता है। मुझे लगा नॉर्मल फिश है तो मैंने कुलिनरी स्टूडेंट से फ्राई करवा दी। मैनेजर घबराहट में पैर पटकने लगता है। डीन ने वो फिश आज सुबह ही खरीदी थी। उन्होंने खास तौर पर कहा था उन्हें गार्ड करना। उन्हें आज रात के लिए चाहिए था और अब वो गायब हैं। इतनी रात में वैसी फिश कहीं नहीं मिलेगी। मैं मैनेजर का हाथ पकड़ लेता हूँ इससे पहले कि वो अपने बाल नोचने लगे। रुको, क्या हम उन टाइनी लिटिल फिश की बात कर रहे हैं? वही जो व्हीट ग्रेन जितनी छोटी थी? वो तुरंत सिर हिलाता है। मैं हाथ हिलाता हूँ। मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें वापस ले आता हूँ। और बस ऐसे ही मैं अपने रूममेट्स को लेकर इलाके के सबसे बड़े फुट स्पा पहुंच जाता हूँ। अंदर जाकर मैं सीधे फ्रंट डेस्क पर रुकता हूँ। क्या आप लोग वो छोटी फिश बेचते हैं जो डेड स्किन ट्रीटमेंट में यूज होती है? प्राइस पर बात हो सकती है? स्पा मैनेजर शोर सुनकर खुद आ जाता है। थोड़ी बातचीत के बाद मैं 200 यूएन देकर उन छोटी फिश में से 100 से ज्यादा खरीद लेता हूँ और उन्हें साथ लेकर वापस निकल पड़ता हूँ। फिर मैं उन्हें सीधे कैफेटेरिया मैनेजर के पास पहुंचा देता हूँ। उसी रात जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक प्रोफेसर ली का कॉल आता है। वो तुरंत क्लिनिक आने को कहते हैं। मैं बैरली अंदर कदम रखता हूँ कि डीन कार्टर मुझे कांपते हाथ से पॉइंट करते हुए दिखते हैं। लियम, अब तुम बोलना शुरू करो। वो फिश आखिर आई कहाँ से थी? मैं सिर खुजलाता हूँ। फुट स्पा से। प्रोफेसर ली का चेहरा सफेद पड़ जाता है। तुम्हारा मतलब वो वाली फिश जो लोगों के पैरों की डेड स्किन खाती है? मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। पूरा कमरा एकदम साइलेंट हो जाता है। फिर बगल वाले बेड पर पड़ा इंसान अचानक उठकर बाथरूम की तरफ भागता है और उल्टी करने लगता है। प्रोफेसर ली मुझे ऐसे घूरते हैं जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। वो बाथरूम की तरफ इशारा करते हैं। वो फिश डीन कार्टर की डायरेक्टर यांग के साथ डिनर मीटिंग के लिए तैयार की गई थी। वो लोग आधी खा चुके थे जब स्टमक क्रैम्प्स शुरू हुए और सब यहाँ पहुंच गए। क्लिनिक डॉक्टर कह रहा है कि फिश के माउथ्स में एथलीट्स फुट बैक्टीरिया थे। मैं अपने कंधे सिकोड़ लेता हूँ। मुझे कैसे पता होता कि वो लोग फिश खा जाएंगे? मेरे इतना कहते ही डीन कार्टर गुस्से में लगभग बेहोश हो जाते हैं। मीनवाइल लाइव स्ट्रीम चैट पूरी तरह फट चुकी थी। व्यूअर काउंट लगातार बढ़ता जा रहा था। हाँ, इन्होंने फुट स्पा फिश डीप फ्राई करके डिनर में सर्व कर दी। डायरेक्टर यांग अब जिंदगी भर छोटी फिश को नॉर्मल तरीके से नहीं देख पाएंगे। जैसा एक्सपेक्टेड था, हमें बुरी तरह डांट पड़ती है। डीन कार्टर अभी भी गुस्से में अपनी सेक्रेटरी को वहीं कॉल करते हैं। कल 2 नए कैंपस रूल्स जारी करो। स्कूल ग्राउंड्स पर अब कोई वेडिंग बैंक्वेट्स नहीं होंगे और कैफेटेरिया टैंक की फिश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उस रात मैं बेड पर लेटते ही सिस्टम स्पिन करता हूँ। सिस्टम चाइम करता है। 1 स्पिन यूज्ड, स्किल अनलॉक्ड, कॉम्बैट मास्टरी। अगले ही सेकंड में ऐसे उछलकर बेड से उठता हूँ जैसे गोली छूटी हो। पूरे शरीर में रॉ पावर दौड़ने लगती है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह मैं रूममेट्स के साथ हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट के लिए कैफेटेरिया जाता हूँ। नोटिस बोर्ड के सामने पहले से क्राउड जमा थी। हम भीड़ चीर कर आगे पहुंचते हैं और सच में नए कैंपस रूल्स लगे हुए मिलते हैं। उसी समय सिस्टम भी चाइम करता है। स्पिन अपॉर्चुनिटी अर्न्ड। ब्रेकफास्ट के बाद मैं रूममेट से अलग होकर मार्कस के साथ प्रोफेसर ली के ऑफिस पहुंचता हूँ। वो मुझे देखते ही चिड़े हुए बोलते हैं, अब क्या चाहिए? रॉक्स के साथ जितना डैमेज करना था कर लिया ना? मैं दोनों हाथ हिलाता हूँ। रॉक्स आप वापस ले लीजिए, मेरा उनसे काम खत्म, अब एक भी नहीं छूने वाला। प्रोफेसर ली खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। ठीक है, तो टॉपिक बदल लो। कैंपस इकोसिस्टम में मेटल डिपॉजिट्स और मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स के रेमनेंट्स स्टडी करो। अलग अलग टाइम पीरियड्स के मेटल ऑब्जेक्ट्स ढूंढो। एनालाइज करो कि कोरोजन आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे रिलेट करता है। मैं ऑफिस से बाहर निकलता हूँ, माथे पर शिकन के साथ सोचता हुआ कि मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे पता ही नहीं चलता और मैं कैंपस लेक के किनारे पहुंच जाता हूँ। तभी अचानक दिमाग में आइडिया आता है, ये लेक स्कूल की फाउंडेशन के समय से यहाँ है। इतने सालों में पता नहीं कितनी चीजें लोग इसमें फेंक चुके होंगे। सब नीचे मड में दबी होंगी, अलग अलग स्पीड से सोख और करोड़ होती हुई। रिसर्च के लिए ये परफेक्ट जगह थी। मैं तुरंत मुड़कर फिर प्रोफेसर ली के ऑफिस भागता हूँ। प्रोफेसर, क्या आपको पता है मुझे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कहाँ मिल सकता है? स्कूल रूल्स डिगिंग अलाउ नहीं करते, इसलिए मैं अपने रिसर्च सैंपल्स पानी से फिश आउट करूंगा। प्रोफेसर ली की आंखें चमक उठती हैं। किड, तुम्हारा दिमाग कभी कभी सच में काम करता है। मैं फिजिक्स लैब से एक लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो मैग्नेट मेरे हाथ में रखते हैं। सेफ रहना, हर समय बैंक पर ही रहना, पानी में मत उतरना और जो भी बाहर निकालो उसे प्रॉपर्ली लॉक करना। मैं मैग्नेट पकड़कर ग्रिन करते हुए
हुए वहां से निकल जाता हूँ। रिलैक्स प्रोफेसर, सब कंट्रोल में है। कुछ मिनट बाद मार्कस और मैं कैंपस लेक के बीच वाले हिस्से के पास जगह ढूंढ लेते हैं। मैं मैग्नेटिक फिशिंग हुक पानी में फेंकता हूँ। जैसे ही रोप टाइट होती है मैं जोर से खींचता हूँ। ऊपर एक पानी से भरा फोन निकलता है। मैं उसे एक नजर देखता हूँ और साइड में फेंक देता हूँ। फिर मैग्नेट दूसरी डायरेक्शन में डालता हूँ। इस बार एक बैटर्ड पुराना लैपटॉप बाहर आता है। उसके पोर्ट्स के चारों तरफ मोटी आयरन वायर कई बार लपेटी हुई थी। मैं ड्रिपिंग लैपटॉप उठाकर देखता हूँ। किसी ने इसे रिस्ट्रेंट्स में बांध रखा था। आखिर इसमें कौन से सीक्रेट्स छिपे हैं? मार्कस तुरंत एक्साइटेड होकर सिर हिलाता है। अफसोस ये फ्राई हो चुका है, नहीं तो प्लग इन करके देखते। मैं उसे भी साइड में फेंक देता हूँ और फिर कास्ट करता हूँ। मैग्नेट दोबारा पानी में जाता है। इस बार खींचते ही मुझे तुरंत हैवी रेजिस्टेंस महसूस होती है, लैपटॉप से कई गुना ज्यादा भारी। मैं मार्कस को हाथ से बुलाता हूँ। वो दौड़ कर आता है और रोप पकड़ लेता है। मैं दांत भींच लेता हूँ। क्या नीचे मोटरसाइकिल फंसी है? आखिर ये चीज है क्या? मार्कस की गर्दन की नसें तक उभर आती हैं। लियम, मैं मर रहा हूँ। मेरे हाथ जवाब दे रहे हैं। मैं दोनों पैर रेलिंग पर जमा देता हूँ। एक और जोर, लगभग बाहर आ चुका है। आखिर जब हम दोनों गिरने वाले होते हैं, पानी की सतह फाड़ते हुए एक सेफ बाहर निकलता है। हम पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे तक खींच लाते हैं। मार्कस उसके चारों तरफ घूमता है। ये सेफ कभी खुला ही नहीं लगता। अंदर कुछ वैल्यूएबल होगा क्या? मैं डेंट्स की तरफ इशारा करता हूँ। हो सकता है। ये निशान देखो, किसी ने फोर्स से खोलने की कोशिश की थी। जब नहीं खुला तो लेक में फेंक दिया। मैं सेफ हिलाता हूँ। अंदर कुछ जरूर था। इसे बाद में प्राई ओपन करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे पुलिस बुलानी है या नहीं। मैं सेफ को साइड में रख देता हूँ और फिर फिशिंग शुरू करता हूँ। लेकिन अगली कई पुल्स में बस अजीब अजीब चीजें निकलती रहती हैं। मेरा पेशेंस खत्म होने लगता है। मैं मैग्नेटिक हुक उठाकर लेक के दूसरे तरफ गहरे कोव में चला जाता हूँ। मैं गहरी सांस लेकर मैग्नेट को लेक के सेंटर की तरफ पूरी ताकत से फेंकता हूँ। रोप ऑलमोस्ट तुरंत टाइट हो जाती है। मैं खींचता हूँ। एक क्रोबार बाहर निकलता है। मेरा दिमाग सीधा सेफ की तरफ जाता है। नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मैं क्रोबार नीचे रखता हूँ और फिर कास्ट करता हूँ। इस बार एक बड़ा हैमर, तीसरी बार एक डैगर। मार्कस का चेहरा बदल जाता है। शायद हमें रुक जाना चाहिए। दिन दहाड़े भी ये इतना क्रीपी क्यों लग रहा है? लाइव स्ट्रीम चैट एक्सप्लोड कर चुकी थी। व्यूअर काउंट लगातार बढ़ रही थी। लियम मैग्नेट है। गड्ढा खोदा तो वॉर टाइम बॉम्ब मिला। रॉक्स तोड़े तो पूरा एथलेटिक फील्ड कोलैप्स हो गया। अब फिशिंग कर रहा है। कुछ बुरा जरूर होने वाला है। मैं गहरी सांस लेकर सीने में उठ रही बेचैनी दबाता हूँ। फिर मैग्नेट एक बार और फेंकता हूँ। इस बार एक बॉन नाइफ निकलता है। हैंडल की ग्रूव्स में जिद्दी डार्क ब्राउन स्टेन्स जमे हुए थे, लगभग काले। मार्कस पास झुककर देखता है। ये मर्डर वेपन तो नहीं? बस अब मैं तुरंत मैग्नेट दोबारा पानी में फेंक देता हूँ। लगभग 10 सेकंड बाद रोप इतनी जोर से टाइट होती है कि मैं लगभग लेक में गिर जाता हूँ। मैं मार्कस की तरफ घूमता हूँ। अभी यहाँ आओ, इस बार कुछ बहुत बड़ा है। हम दोनों पूरा वजन पीछे डालकर रोप इंच बाय इंच खींचने लगते हैं। मैं दांत पीसता हूँ। क्या हमने सारे सेफ्स के दादा को हुक कर लिया है? आखिर जब हम दोनों की ताकत जवाब देने वाली होती है, एक मैसिव ब्लैक सूटकेस पानी फाड़ कर बाहर आता है। मैं फ्रीज हो जाता हूँ। नहीं प्लीज, इसमें बॉडी मत होना। हम दोनों मिलकर सूटकेस को किनारे तक खींच लाते हैं। मैं क्रोबार उठाकर जिपर के गैप में घुसाता हूँ, जो पूरी तरह बंद नहीं था। तभी अंदर से जैगेड टीथ वाला जबड़ा बिजली की तरह बाहर झपटता है और क्रोबार को जोर से काट लेता है। प्योर इंस्टिंक्ट में मेरे हाथ दूसरी तरफ कस जाते हैं। पूरा शरीर रिजिड हो जाता है। वो 3 FT से बड़ा क्रोकोडाइल था। कैंपस लेक में क्रोकोडाइल कैसे हो सकता है? वो अपना जॉ लॉक करके छोड़ने से मना कर देता है। मैं जमीन से हैमर उठाता हूँ और पूरी ताकत से क्रॉक के सिर पर दे मारता हूँ। क्रोकोडाइल झटके से कांपता है। उसकी ग्रिप थोड़ी ढीली पड़ती है। मैं लगातार कई और वार करता हूँ जब तक वो आखिर क्रोबार छोड़कर सूटकेस के पास मोशनलेस नहीं गिर जाता। मैं क्रोबार और हैमर दोनों छोड़ देता हूँ और खुद भी जमीन पर गिर पड़ता हूँ, जोर जोर से सांस लेते हुए। सिस्टम से मिली कॉम्बैट मास्टरी स्किल का शुक्र है, क्योंकि अगर वो टीथ ठीक से मेरे हाथ पर लग जाते तो मेरा हाथ खत्म था। मार्कस आखिर कांपते हुए धीरे धीरे पास आता है। लियम, क्या तुमने अभी उस क्रोकोडाइल को मार दिया? मैं सिर हिलाता हूँ। नहीं, बस बेहोश किया है। खुद को थोड़ा संभालने के बाद मैं कांपते हाथों से फोन निकालकर प्रोफेसर ली को कॉल करता हूँ। कुछ सेकंड बाद उनकी चीयरफुल आवाज सुनाई देती है। लियम, रिसर्च मटेरियल्स मिल गए? मेरा चेहरा उतर जाता है। रिसर्च मटेरियल्स? मैं यहाँ लगभग मर ही गया था। मैंने लेक से क्रोकोडाइल निकाला है। उनकी आवाज तुरंत ऊंची हो जाती है। क्या? सीरियसली? सेफ रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। वो तुरंत फोन काट देते हैं। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर ली हांफते हुए दौड़कर पहुंचते हैं। जैसे ही उनकी नजर जमीन पर पड़े क्रोकोडाइल पर पड़ती है, उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आती हैं। कैंपस में क्रोकोडाइल कैसे हो सकता है? वो तुरंत फोन निकालकर डीन कार्टर को कॉल करते हैं। 10 मिनट से भी कम समय में डीन कार्टर पूरे एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप के साथ ऐसे भागते हुए पहुंचते हैं जैसे बिल्डिंग में आग लगी हो। क्रोकोडाइल को देखते ही हर किसी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। पता लगाओ ये यहाँ आया कैसे? यूनिवर्सिटी कैंपस में क्रोकोडाइल कैसे पहुंचा? मुझे तुरंत फुल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। फिर वो पीछे खड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स पर बुरी तरह बरस पड़ते हैं। उसके बाद वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस कार्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन व्हीकल वहां पहुंच जाते हैं। एक ऑफिसर सीन देखकर तुरंत रिपोर्ट देता है। थरो चेक के बाद कंफर्म होता है कि क्रोकोडाइल सिर्फ अनकॉन्शियस है और साफ दिख रहा है कि उसे कैप्टिविटी में पाला गया था। वर्कर्स उसे ले जाने ही वाले थे कि तभी मेरी आंखों के सामने सिस्टम अलर्ट चमकता है। मर्डर केस डिटेक्टेड। फ्रेश एक्सक्रीमेंट फ्रॉम दिस क्रोकोडाइल contains extremely high concentrations of human skin and hair along with degraded fragments of muscle tissue. This indicates the animal has been systematically and extensively consuming human remains. मेरा सिर झटके से ऊपर उठता है। रुको, डिटेक्टिव रे तुरंत मेरी तरफ मुड़ता है। लियम, कुछ मिला? मैं जल्दी से क्रोकोडाइल के पीछे पड़े एक्सक्रीमेंट के पास जाता हूँ और नीचे बैठ जाता हूँ। एक स्टिक उठाकर उसे केयरफुली सिफ्ट करने लगता हूँ। डिटेक्टिव रे, इसे देखिए। उनका एक्सप्रेशन तुरंत डेडली सीरियस हो जाता है। ये बाल हैं। मैं स्टिक चलाता रहता हूँ और ज्यादा हेयर स्ट्रैंड्स बाहर आने लगते हैं। डिटेक्टिव रे तुरंत खड़े हो जाते हैं। फॉरेंसिक्स टीम को बुलाओ, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को बैकअप के लिए कॉल करो। फॉरेंसिक्स आने तक पूरा सीन लॉकडाउन करो। मैं क्रोबार, डैगर और लेक से निकाली बाकी सारी चीजें उन्हें सौंप देता हूँ। कुछ ही मिनटों बाद कई पुलिस कार्स चीखती हुई पहुंचती हैं। उनके पीछे डिटेक्टिव्स, फोरेंसिक स्पेशलिस्ट्स और टेक्नीशियंस की पूरी टीम दौड़ती हुई आती है। डिटेक्टिव रे आगे बढ़कर उन्हें सिचुएशन बताते हैं। वो एक्सक्रीमेंट की तरफ इशारा करते हैं। उसमें से सारे हेयर सैंपल्स एक्सट्रैक्ट करो, प्रिलिमिनरी एनालिसिस चलाओ, लेक से निकले हर टूल की जांच होगी, सब कुछ एग्जामिन करो। फिर वो दूसरी तरफ इशारा करते हैं। लैपटॉप को स्टेशन भेजो रिकवरी के लिए, सेफ यहीं खोलो और लेक
में डाइव टीम उतारो और एविडेंस चाहिए। ऑर्डर्स मिलते ही हर कोई काम में लग जाता है। डिटेक्टिव रे मार्कस और मुझे साइड में ले जाकर पूछते हैं कि कौन सी चीज कहाँ मिली और उस समय कंडीशंस कैसी थी। दूसरी तरफ फोरेंसिक टेक्नीशियंस स्पेशलाइज्ड टूल से सेफ खोलते हैं। अंदर पूरी तरह 100 यूएन बिल्स से भरा एक बड़ा बैग पड़ा था। रफ काउंट के हिसाब से करीब 200 से 300 हजार यूएन। सबको लगता है सेफ खाली हो चुका है। तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। रुको, कॉर्नर में कुछ फंसा है। मैं हाथ डालकर इनर वॉल के हिडन स्लॉट से एक एसडी कार्ड निकालता हूँ। डिटेक्टिव रे की आंखें चमक उठती हैं। कार्ड रीडर और लैपटॉप लाओ अभी। टेक्नीशियंस तुरंत काम शुरू करते हैं और एसडी कार्ड बिना प्रॉब्लम खुल जाता है। उसके अंदर सिर्फ एक फाइल थी, एक वीडियो। वो प्ले दबाते हैं। फुटेज में एक बड़ा इंक्लोजर दिखाई देता है। क्रोकोडाइल झपट कर ऊपर आता है और मीट का एक बड़ा टुकड़ा पकड़ लेता है। फ्रेम के ऊपर एक रबर ग्लव्ड हैंड पल भर के लिए दिखाई देता है। क्लिप मुश्किल से 10 सेकंड्स लंबी थी, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान का चेहरा अनईजी हो जाता है। उस मीट की टेक्सचर वो नॉर्मल एनिमल मीट जैसी बिल्कुल नहीं थी। एक्सक्रीमेंट में मिले हेयर के साथ अब जवाब सबके सामने साफ खड़ा था। डिटेक्टिव रे तुरंत फोरेंसिक एग्जामिनर की तरफ मुड़ते हैं। कोई रिजल्ट आया? एग्जामिनर जल्दी से आगे आता है। प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आ गए हैं। एक्सक्रीमेंट से मिले हेयर सैंपल्स कंफर्म हो चुके हैं, ह्यूमन। जैगर और बोनी नाइफ दोनों पर ब्लड ट्रेसेस भी मिले हैं। डिटेक्टिव रे का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है।